Hello guys, what's up? This is Yamit Majal. I hope that you are doing absolutely well. So दोस्तों, in this lecture we will finish refunds under GST जो फाइनल के सिलेबस में है एंड ये चैप्टर का काफी खौफ है. लोगों को लगता है कि सर इतने सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारी चीजें याद रखने के लिए है. मैं तुम लोगों को बताऊं, ये चैप्टर जेन्युइनली बहुत अच्छा है और इजी है. डेफिनेटली आई वुड से दैट तुम लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ये चैप्टर समझने के लिए. अगर लॉजिकली समझना होगा तो देन इन दैट केस व्हाट आई हैव डन इज आई हैव ट्राइड टू सिंप्लीफाई द कॉन्सेप्ट विच यू हैव इन रिफंड्स अंडर जीएसटी. और मैंने एक हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं. इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो प्लीज एक बार उधर से आप देख सकते हो. एंड स्टार्ट करने के पहले, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट अ सब्सक्राइब बटन, हिट अ लाइक बटन. विद दिस लेट्स बिगिन विद रिफंड्स अंडर जीएसटी. और एक चीज मैं तुम लोगों को दावे के साथ कह सकता हूं, आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर यू विल बी super comfortable in refunds under GST. If you have not yet done refunds under GST, just give it a try. I'm sure that it will be worth it. शुरू करते हैं रिफंड्स अंडर जीएसटी. रिफंड्स अंडर जीएसटी के पूरे चैप्टर में हम लोगों को बहुत सारे केसेस दिखेंगे कि ये केस हुआ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करके रिफंड मिल सकता है. तो उसमें से सबसे पहला केस हम लोग डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देर आर टू पर्सन, वन इज वरुण, सेकेंड वन इज मयंक. एंड जो मयंक जो है ना, मयंक इज इन्वॉल्व इन जीरो रेटेड सप्लाई. मतलब वो एक्सपोर्ट करता है और मे बी ही सेल्स द गुड्स टू एसईजेड. तो जब भी जीरो रेटेड सप्लाई होता है, यू विल से कि सर अभी तक तो सुना है जीरो रेटेड सप्लाई पे टैक्स ही नहीं लगता है. देयर आर सर्टेन केसेस जिसमें आप पहले टैक्स देते हो बट यू गेट द फंड्स बैक, मतलब यू गेट द जीएसटी वॉट एवर यू हैव पेड बैक. बट उसके लिए तुम लोगों को प्रूव करना पड़ता है गवर्नमेंट को कि ये देखो मैंने ये एक्सपोर्ट किया था, ये देखो ये मैंने एसईजेड को दिया था. ये तुम लोगों को प्रूव करना पड़ेगा. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. वरुण ने क्या किया, वरुण ने मयंक को गुड्स बेचे, 100 यूनिट्स के गुड्स बेचे, राइट. आफ्टर दैट वो कितने वैल्यू के थे, 1 लाख रुपीज के थे, और जिसपे जीएसटी एप्लीकेबल हुआ 10,000 रुपीज. बराबर. अभी मयंक ने 10,000 रुपीज का जीएसटी भर दिया और 1 लाख रुपीज वरुण को दे दिया. ठीक. मयंक ने वही गुड्स आगे एक्सपोर्ट किए. मैंने तुम लोगों को क्या बोला, ये इंटर स्टेट सप्लाई माना जाता है एंड एज पर इंटर स्टेट सप्लाई आईजीएसटी विल बी एप्लीकेबल. तो यू मेक अ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एंड यू गो टू द गवर्नमेंट एंड टेल द गवर्नमेंट कि भाई ये जो मैंने एक्सपोर्ट किया है ये एक्चुअली एक्सपोर्ट था. प्लीज बिलीव मी, ये लो डॉक्यूमेंट्स, उसके बेसिस पे दिस शोज दैट ये एक्सपोर्ट हुआ है, तो प्लीज मेरा जो आईजीएसटी पे किया है ना मुझे वापस दे देना. बराबर है. तो दोनों के लिए ना मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने यूएसए को भेजा है, वो प्रूव करो कि यूएसए को भेजा है. और अगर मैंने एसईजेड को भेजा होगा तो वो प्रूव करो कि मैंने एसईजेड को भेजा है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, प्रोसीजर क्या है सर. अगर मुझे प्रोसीजर जानना होगा तो रिफंड के लिए प्रोसीजर के लिए अगर मैं गुड्स का बात करता हूं, मतलब मैं आउटसाइड इंडिया जो यूएसए भेजा है वो गुड्स भेजे है, देन इन दैट केस मुझे क्या देना पड़ेगा, मेरा शिपिंग बिल देना पड़ेगा इन केस ऑफ वेसल और एयर. और अगर मैं रोड से गुड्स लेके जा रहा हूं देन इन दैट केस मुझे देना पड़ेगा बिल ऑफ एक्सपोर्ट. बराबर. दिस शोज दैट आई हैव मेड दैट एक्सपोर्ट. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, डिटेल्स इन ईजीएम. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईजीएम? कस्टम्स में पढ़ा था कि नहीं तुम लोगों ने? एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट. दिस इज योर ईजीएम. और ईजीएम में तुम लोग जब एक्सपोर्ट करोगे उसमें डिटेल्स लिखे होते हैं गुड्स के, तो वो तुम लोगों को ईजीएम देना पड़ेगा एंड तुम लोगों को जीएसटीआर 3 भी फाइल करना पड़ेगा. इफ ऑल द 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, इफ यू डू दीस थिंग्स यू कैन गेट अ रिफंड. करेक्ट. और अगर और अगर सर्विसेज का होगा तो सीधा तुम लोगों को क्या करना है, आरएफडी 01 फॉर्म नंबर फाइल करने का. एकदम मस्का. ओके. अगर मैं एसईजेड को दिया होगा देन इन दैट केस टू थिंग्स आई नीड टू कंसीडर. नंबर 1, गुड्स हो या सर्विस हो, तुझे आरएफडी 01 फाइल करना ही है. एंड अलोंग विद दैट जो एसईजेड ऑफिसर एक्नॉलेजमेंट देगा कि एसईजेड का ऑफिसर जो एक्नॉलेजमेंट देगा वो तुम लोगों को बताना पड़ेगा टू द प्रॉपर ऑफिसर हु इज गोइंग टू गिव यू द रिफंड. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इधर मैंने एक चीज लिखा है, इनिशियली आईजीएसटी विल बी पेड एंड वी हैव टू प्रूव दैट सच इंटरस्टेट वाज एक्सपोर्ट एंड देन आई विल बी एलिजिबल फॉर रिफंड. और रिफंड लेने के लिए क्या क्या लेना पड़ता है, क्या क्या देना पड़ता है, वो भी हम लोग ने अभी डिस्कस किया. ओके. इसमें एक रिसेंटली अमेंडमेंट आया था, उन्होंने बोला था अगर कौन से गुड्स गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिए और अगर जो नोटिफाई किए ना गुड्स उस पर तुम लोगों को रिफंड नहीं मिलेगा. if the goods which are exported are notified goods, and this will be given in the exam question में कि ये notified goods थे कि नहीं, right? Okay, then the exporter is not eligible to take the refund of IGST paid. ये चीज याद रखना, notified, just be careful in while reading the question कि notified होगा उस पर refund नहीं मिलने वाला. नेक्स्ट केस में बात करता हूं. नाउ यू विल से कि सर ये केस नंबर 3 आया, केस नंबर 2 नहीं किया. मैं पहले केस नंबर 3 एक्सप्लेन करूंगा एंड देन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन केस नंबर 2. केस नंबर 3 में बोला है डीम्ड एक्सपोर्ट. सर डीम्ड एक्सपोर्ट मतलब क्या? डीम्ड एक्सपोर्ट मतलब एक्चुअली मैं आउटसाइड इंडिया नहीं भेज रहा हूं,
आउटसाइड इंडिया में गुड्स नहीं बेच रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐसे नोटिफाइड पर्सन को गुड्स बेच रहा हूं जो गवर्नमेंट ने बोल के रखा है कि अगर तूने इनको गुड्स बेचे ना तो हम लोग मान लेंगे कि वो एक्सपोर्ट हो गए। फॉर एग्जाम्पल ईओयू, ईओयू अपना ईओ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स होते हैं जिनके पास एडवांस ऑथराइजेशन है, ईपीसीजी है, तो उनको अगर मैंने गुड्स दिए तो हम लोग मानते हैं कि वो डीम्ड एक्सपोर्ट हो गए दोस्त, डीम्ड एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट हो गया। नाउ डोंट यू थिंक मुझे रिफंड मिलेगा? यस, मुझे रिफंड मिलेगा बिकॉज एक्सपोर्ट हुआ है। इसमें थोड़ा सा फंडा अलग है, आराम से देखना, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। देखो, एक है चंपा, एक है चमेली, एक है चंपा, एक है चमेली। चंपा ने क्या किया, सप्लाई किया ऑफ 10 लाख रुपीस और 1 लाख रुपीस का जीएसटी चार्ज किया। सुपर। अभी ये डीम्ड एक्सपोर्ट है क्या? नहीं, ये तो चंपा चमेली के बीच में ट्रांजैक्शन है, बराबर। अभी बात करते हैं चमेली ने क्या किया। चमेली ने वही गुड्स लिए और 15 लाख को बेचे एंड जिसपे जीएसटी चार्ज किया 1.5 लाख, और वो कितना था, ईओयू किसको दिया था, ईओयू को सप्लाई किए थे, एए को और ईपीसीजी को। बेसिकली डीम्ड एक्सपोर्ट हो गया था। नाउ डीम्ड एक्सपोर्ट हुआ था मतलब इस पे एक्चुअली जीएसटी नहीं लगना चाहिए, तो यस। तो अभी देखो, हम लोग बात कर रहे हैं ये 1.5 लाख की रिफंड का, हम लोग बात कर रहे हैं ये 1.5 लाख की रिफंड का। प्लीज सब लोग ध्यान देना, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, एकदम बराबर, बिकॉज जीएसटी चार्ज नहीं होना चाहिए बिकॉज ये डीम्ड एक्सपोर्ट है। नाउ इधर द पॉइंट इज, अगर जो भी जीएसटी का बर्डन होगा, इफ इट इज बोर्न बाय दीज पीपल, इफ इट इज बोर्न बाय दीज पीपल, देन जो रेसिपिएंट है, दीज आर द रेसिपिएंट्स, राइट। द रेसिपिएंट के पास दो ऑप्शंस है। रेसिपिएंट कैन क्लेम द रिफंड, मतलब रेसिपिएंट उसका रिफंड ले सकते हैं, और दे कैन ऑल्सो क्लेम द आईटीसी, दे कैन ऑल्सो क्लेम द आईटीसी। मतलब अगर रेसिपिएंट है, ईओयू ने अगर पे किया होगा वो 1.5 लाख, तो उसका रिफंड ले सकते हैं या मे बी वो उनका आईटीसी ले सकते हैं, अगर उनके पास आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई होगा तो। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये फर्स्ट ऑप्शन उनके पास हो गया। बट अगर अगर बर्डन पास नहीं हुआ है एंड द बर्डन इज एक्चुअली बोर्न बाय the GST is borne by Chameli, then in that case EOU, AA and EPCG will authorize the Chameli to claim the refund. They will authorize Chameli to claim the refund. और ये कौन से रूल में होता है? रूल नंबर 894A, 894B, and refund can be claimed by the supplier in this case. बट सप्लायर को रिफंड क्लेम करने के लिए क्या क्या लगेगा दोस्त? सप्लायर को रिफंड क्लेम करने के लिए रेसिपेंट ने एक अंडरटेकिंग देना चाहिए दैट ही हैज नॉट क्लेम्ड द आईटीसी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्होंने आईटीसी तो ले लिया 1.5 लाख का, अभी 1.5 का आईटीसी ले लिया, मतलब इन्होंने एक्चुअली बेनिफिट ले लिया। तो अगर इन 1.5 का इन्होंने ऑलरेडी बेनिफिट लिया है, डू यू थिंक चमेली विल बी एबल टू टेक द रिफंड ऑफ दैट 1.5 लाख वंस अगेन? नो, ये तो डबल डबल बेनिफिट हो जाएगा ना। इसके वजह से ये जब भी चमेली को रिफंड चाहिए तभी इंश्योर करना पड़ेगा दैट अदर पर्सन हैज नॉट टेकन एनी बेनिफिट ऑफ दैट 1.5 लाख। ये अंडरटेकिंग लेना पड़ेगा फ्रॉम द रेसिपिएंट। नाउ रेसिपिएंट needs to give the undertaking that he will not claim in the ITC, and documentary evidence having statement containing invoice number and date of invoice, ये बेसिकली रखना पड़ेगा। बेसिकली क्या है कि अंडरटेकिंग और इंश्योर करना पड़ेगा कि ये भाई ने उसका बेनिफिट नहीं लिया है, बराबर। और अगर ये भाई उसका रिफंड और आईटीसी लेता होगा तो चमेली के अंडरटेकिंग लगेगा दैट भाई चमेली ने उसका रिफंड नहीं लिया है, राइट। सो अगर रेसिपेंट लेता होगा तो अंडरटेकिंग बाय द सप्लायर दैट द सप्लायर हैज नॉट टेकन द रिफंड, ये अंडरटेकिंग रेसिपेंट को भी लेना पड़ेगा। मतलब अगर चमेली ले रहे तो उसका अंडरटेकिंग, अगर वो ले रहा तो चमेली का अंडरटेकिंग, तो एक ही पर्सन को बेसिकली मिल जाएगा। एकदम परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। ये रूल नंबर 894A, रूल नंबर 894B एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद टाइम लिमिट फॉर रिफंड एप्लीकेशन। रिफंड कभी करना चाहिए विद इन 2 years फ्रॉम द रेलेवेंट डेट। रेलेवेंट डेट के विद इन 2 years हम लोग ने एप्लीकेशन करना चाहिए। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेलेवेंट डेट? रेलेवेंट डेट मतलब द डेट ऑन विच द रिटर्न रिलेटेड टू सच डीम्ड एक्सपोर्ट इज फर्निश्ड। ये जो डीम्ड एक्सपोर्ट का जो रिटर्न फर्निश हुआ था, उस वो जो डेट था, वो डेट से 2 साल के अंदर अंदर, वो डेट से 2 साल के अंदर अंदर, एकदम मस्त, सही है। तो ये मेरा डीम्ड एक्सपोर्ट कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं विद द नेक्स्ट पार्ट एंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। सर अनयूटिलाइज्ड आईटीसी मतलब, देखो इसमें दो पार्ट्स आते हैं। अनयूटिलाइज्ड आईटीसी में मैं रिफंड दो चीजों का ले सकता हूं। अगर मैंने, देखो मैं क्या कर रहा हूं, देखते बताता हूं तुम लोगों को। जीरो रेटेड सप्लाई में क्या होता है, ए ने बी को कुछ गुड्स बेचे 10 लाख रुपीस में, जिसपे 1 लाख रुपए जीएसटी चार्ज हुआ, बराबर है। अभी बी ने क्या किया, बी ने, हम लोग पहले बात किस पे कर रहे हैं, जीरो रेटेड सप्लाई पे कर रहे हैं, बराबर।
ये इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर बाद में दिखते हैं, पर पहले हम लोग जीरो रेटेड सप्लाई को तोड़ते हैं। आराम से देखना, मैं बोल रहा हूँ, बहुत मजा आएगा इसमें। देखो, ए ने बी को गुड्स बेचे 10 लाख और उस पे जीएसटी चार्ज किया 1 लाख। अभी बी ने क्या किया, वही गुड्स लिए और एक्सपोर्ट कर दिया। अगर बी ने वही गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी, मतलब मैंने ऊपर क्या था, ऊपर जीएसटी पे करके रिफंड लिया, पर इधर दे कैन आल्सो एक्सपोर्ट द गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी, बट उनको एक बॉन्ड देना पड़ेगा। उनको एक बॉन्ड देना पड़ेगा या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि भाई अगर आगे जाके कुछ लायबिलिटी क्रिएट हुआ या आगे जाके अगर रिफंड रिटर्न आए वो गुड्स, देन इन दैट केस आई विल पे बैक द अमाउंट ऑफ जीएसटी। मैं अभी जीएसटी पे नहीं कर रहा हूं, पर अगर आगे जाके लायबिलिटी आता है तो मैं पे कर दूंगा इन केस देयर इज एनी लायबिलिटी। सो वो बॉन्ड मतलब क्या, मैं गवर्नमेंट को सिक्योरिटी दे रहा हूं कि अभी मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, अगर आगे जाके कुछ भी इसके हिसाब से, अगर इसकी वजह से, ये एक्सपोर्ट की वजह से कुछ भी अगर टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हुआ और मैं झूठ बोल रहा था एनीथिंग, देन इन दैट केस आई विल पे दैट अमाउंट टू यू। तो ये मैं बॉन्ड क्रिएट करके देता हूं, और मैंने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया और एसईजेड पे दे दिया। पॉइंट ये आता है कि इस पे तो जीएसटी लगा नहीं अभी ना, जीएसटी लगा है इनवर्ड सप्लाई पे। इनवर्ड सप्लाई पे 1 लाख रुपीस का जीएसटी लगा है, और जीरो रेटेड सप्लाई अगर मैं करता हूं तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि अच्छा बी, एक काम कर, 1 लाख का आईटीसी ले ले। मैंने बोला सर 1 लाख का आईटीसी लेके करूं क्या, मैं आचार डालूं? 1 लाख का आईटीसी लेके करूं क्या, अगर मैं कुछ गुड्स परचेस कर रहा हूं और अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, आई देयर इज नो आउटवर्ड टैक्स। सिंस देयर इज नो आउटवर्ड टैक्स, आई एम नॉट एबल टू यूटिलाइज द आईटीसी ऑफ 1 लाख रुपीस। सो व्हाट विल आई डू विथ दिस 1 लाख रुपीस का आईटीसी? एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट सेड कि अच्छा एक काम करते हैं यार, जितना भी अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है ना ड्यू टू जीरो रेटेड सप्लाई, एक काम करते हैं उतना अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का हम लोग रिफंड दे देंगे। ये आईटीसी का रिफंड मिल जाएगा अगर मैं पूरा का पूरा एक्सपोर्ट में ही हूं तो। अंडरस्टैंडिंग? तो मुझे किसका रिफंड मिलने वाला है, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड मिलेगा 1 लाख। दो मेन कंडीशंस, रिफंड नहीं मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैंने उस पर ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम किया होगा। तो कस्टम्स भी सीखेंगे ड्यूटी ड्रॉबैक करके है, अगर मैंने ऑलरेडी क्लेम किया तो मतलब मुझे वापस मिल गया है उसका ड्यूटी, विच मींस आई विल नॉट बी एलिजिबल फॉर रिफंड। और अगर ऐसे प्रोडक्ट्स पे एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज हुआ है, जो मैं जीरो रेटेड सप्लाई किया है, आउटसाइड इंडिया भेजा है, उस पे अगर मुझे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है ना दोस्त, समझो बात को, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता ही वो प्रोडक्ट्स पे है जो गवर्नमेंट डिस्करेज करना चाहता है एक्सपोर्ट करना, इसके लिए वो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं। मतलब गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है कि भाई मत भेजो बाहर, तो भी तुम लोग भेज रहे हो एक्सपोर्ट ड्यूटी भर के, तो गवर्नमेंट बोल रहा है भाई इस पे हम लोग रिफंड नहीं देंगे, ये जो तुम लोग का अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है ना, वी विल नॉट गिव यू द रिफंड ऑन दैट। यू अंडरस्टैंडिंग? परफेक्ट, एकदम नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ हम लोग अभी बात करते हैं कि कितना रिफंड मिलेगा। यू विल से कि सर इजी है ना, अगर 1 लाख रुपए मैंने इनवर्ट सप्लाई पे जीएसटी भरा है तो 1 लाख रुपए का मुझे रिफंड मिल जाएगा। पर देखो इतना सिंपल नहीं है। क्यों? बिकॉज जो मैंने इनवर्ट सप्लाई किया है वो मैंने यूज किधर किया है मालूम है? यूज किया है एक्सपोर्ट करने के लिए, और थोड़ा यूज किया है डीटीए में देने के लिए, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में देने के लिए। देन इन दैट केस, अगर मैंने थोड़ा सा प्रोपोर्शन में, इधर तुम लोगों को एग्जांपल से बताता हूं। देखो, कंपनी ने, ये पर्सन है, इसने प्लास्टिक परचेस किया, 10 लाख रुपए का आईटीसी ले लिया उसने, बराबर, बट आईटीसी अनयूटिलाइज रहेगा। अभी हुआ क्या कि 10 लाख रुपए का आईटीसी क्यों लिया? क्योंकि प्लास्टिक लिया। प्लास्टिक का यूज किधर किया? प्लास्टिक का यूज मैंने किया टीकू को सप्लाई करने के लिए डीटीए में सप्लाई करने के लिए, थोड़ा ईओयू में सप्लाई करने के लिए, कुछ यूएसए में भेजने के लिए, कुछ यूएसए में भेजने के लिए। सो कैन आई से मैं एक्सपोर्ट भी कर रहा हूं, मैं डीटीए में भी दे रहा हूं और मैं ईओयू में दे रहा हूं। कैन आई से दैट मेरा जितना, ये जो आईटीसी का मुझे प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा इन रिलेशन टू दीज सप्लाईज। मुझे 10 लाख का आईटीसी नहीं मिलेगा, क्यों? रिफंड नहीं मिलेगा, क्यों? बिकॉज एंटायर प्लास्टिक जिस पे आईटीसी 10 लाख यूटिलाइज किया है, वो पूरा का पूरा एक्सपोर्ट के लिए यूज नहीं हुआ है। तो जितना आईटीसी मैंने एक्सपोर्ट के लिए यूज किया, उतने ही आईटीसी का मुझे क्या मिलेगा? रिफंड मिलेगा, क्योंकि उतना ही आईटीसी मेरा अनयूटिलाइज होने वाला है। जितने आईटीसी का मेरा आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स लगा है, सो डोंट यू थिंक उस पे मुझे आईटीसी मिलना चाहिए और मैं यूज भी कर सकता हूं, बराबर? तो ऐसा मुझे प्रोपोर्शन निकालना है इसमें से जो एक्सपोर्ट के लिए यूज हुआ है। तो डोंट यू थिंक इट विल बी वेरी सिंपल, 10 lakhs में से मुझे परसेंटेज निकालना है बेसिकली। मुझे 10 lakhs में से परसेंटेज निकालना है जो जीरो रेटेड सप्लाई के लिए यूज किया। सो कैन आई से योर सिंपली अगर बात किया तो इधर आईटीसी टोटल इनटू मेरा जीरो रेटेड सप्लाई का टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर। मोटा मोटी तो ऐसे आना चाहिए ना,
मोटा मोटी तो ऐसे ही आना चाहिए, 10 lakhs इनटू जितना जीरो रेटेड सप्लाई अपॉन टोटल टर्नओवर, एग्जैक्टली सिमिलर पॉइंट है ये। देखो मैक्सिमम रिफंड कितना मिलेगा, नेट आईटीसी, अभी उन्होंने डिफाइन किया कुछ, नेट आईटीसी इनटू जीरो रेटेड सप्लाई का टर्नओवर अपॉन टोटल एडजस्टेड टर्नओवर ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट आईटीसी? एकदम सिंपल बात है, तुम लोगों को जो आईटीसी मिलेगा वो सबका मिलेगा क्या, कैपिटल गुड्स, इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज? आंसर इज नो, यू विल गेट द आईटीसी ओनली फॉर इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज। यू विल गेट द आईटीसी ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज। इधर देखो, ए से मैंने कुछ परचेज किया जिस कैपिटल गुड्स था, जिसपे 1 लाख का जीएसटी मैंने पे किया है, तो आईटीसी 1 लाख का है। इनपुट सर्विसेज ले लिए 75,000 का आईटीसी है, इनपुट्स ले लिया 50,000 का आईटीसी है। सो कैन आई से दैट ओके, और वो किधर मैंने यूज किया, डीटीए में यूज किया, ईओयू में यूज किया एंड एक्सपोर्ट भी यूज किया। कैन आई से दैट सबसे पहले मुझे एलिजिबल आईटीसी निकालना पड़ेगा, एंड हियर द एलिजिबल आईटीसी इज 75 एंड 50। अंडरस्टैंडिंग, ये मेरा बन गया एलिजिबल आईटीसी। और ये एलिजिबल आईटीसी जो है, अभी हम लोगों को ऐसा परसेंटेज निकालना पड़ेगा कि जो एक्सपोर्ट के लिए यूज हुआ है। अंडरस्टैंडिंग, पक्का एकदम। सो बेसिकली कैपिटल गुड्स पे नहीं, इनपुट सर्विस इनपुट्स पे ले सकता है आईटीसी। दिस इज योर नेट आईटीसी, दैट्स इट। इसके ऊपर एक कुछ भी नहीं है। ओके, और एक चीज, नेट आईटीसी में एक चीज हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, एलिजिबल आईटीसी ऑन इनपुट्स एंड सर्विसेज, तो विल नॉट इंक्लूड इनपुट आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स। और अगर कौन सा भी सप्लायर ने रिफंड क्लेम किया होगा अंडर रूल 89(4)(a), 89(4)(b), देन इन दैट केस वो जो इनवर्ड सप्लाई होगा उस पे हम लोग आईटीसी नहीं देंगे। आईटीसी विद रिस्पेक्ट टू सच अमाउंट कवर्ड अंडर दिस रूल will not be included in the net ITC। समझ लेना, ये नेट आईटीसी में 89(4)(a), 89(4)(b आया, कंसिडर मत करना, एवरीथिंग विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, ओके। अभी बात करते हैं इनटू क्या कर रहे हैं हम, इनटू कर रहे हैं जीरो रेटेड सप्लाई। इनटू जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई में क्या आता है, कैन आई से दैट एक्सपोर्ट करने का जो भी पैसा मिलेगा वो जीरो रेटेड सप्लाई बराबर। उन्होंने बोला एक काम करो, सर्विस एंड गुड्स का हम लोग अलग अलग डिफाइन करेंगे, सर्विस एंड गुड्स का हम अलग अलग डिफाइन करेंगे। उसमें उन्होंने बोला सर्विस का बात करते हैं। सर्विस के केस में इफ पेमेंट्स आर रिसीव्ड फॉर एक्सपोर्ट, मतलब आज मुझे कुछ भी एक्सपोर्ट का पेमेंट मिला होगा, दैट इज गोइंग टू बी माय जीरो रेटेड सप्लाई। बट जो भी मुझे पैसा मिला है वो सब कुछ जीरो रेटेड सप्लाई क्या? नहीं, एक मिनट, सॉरी, जो भी मैंने अगर पैसा मिला होगा एक्सपोर्ट से वो सब कुछ क्या जीरो रेटेड सप्लाई क्या? नहीं। उन्होंने बोला एक काम करो, वो जो भी मुझे पेमेंट मिला है ना एक्सपोर्ट से वो तो होगा, उसमें से अगर मुझे आज पेमेंट तो मिला है पर मैंने अब तक सर्विस नहीं दी है, मैंने आज पेमेंट तो ली है पर मैंने सर्विस अभी तक नहीं दिया है, देन इन दैट केस प्लीज डू नॉट कंसीडर दैट, सो आई विल रिड्यूस दैट। बराबर, पेमेंट मिला है पर अब तक सर्विस नहीं मैंने दी है, तो आई विल रिड्यूस दैट। पर ऐसा भी हो सकता है ना, तो पेमेंट मुझे 2 महीने पहले मिली थी और सर्विस नहीं दिया था, इसके वजह से मैंने 2 महीने पहले इंक्लूड नहीं किया था। वापस बोल रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है ना कि 2 महीने पहले मुझे पैसा मिला था पर सर्विस मैंने ये मंथ में दिया, तो कैन आई से 2 महीने पहले आई मस्ट नॉट हैव एडेड दिस अमाउंट जो मैंने आज सर्विस दिया है उसका। सेम चीज ना, सेम। अब ये महीने में कैसे हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं, वैसे मैंने 2 महीने पहले भी रिड्यूस किया होगा क्योंकि सर्विस नहीं दिया, पर आज मैंने सर्विस दे दिया, देन इन दैट केस वो भी हम लोग ऐड कर देंगे बिकॉज वो दिन से हम लोग माइनस किया था वो अमाउंट से। सो एडवांस रिसीव्ड अर्लियर बट सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द करंट पीरियड। सर वो पहले के पीरियड में ऐड हुआ होगा क्या? नहीं ना, पहले के पीरियड में हम लोगों ने ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन किया होगा उनके साथ पहले के मंथ, पर आज सर्विस दिया ना, इसकी वजह से हम लोग ने वो ऐड किया। सो एक ही बार ऐड हो रहा है, 2 बार ऐड नहीं हो रहा है। ओके, तो ये मेरा बन गया टोटल सर्विसेज का टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई। परफेक्ट। गुड्स के केस में उन्होंने बोल दिया कि भाई गुड्स का अगर केस होगा तो हम लोग दो आइडेंटिफाई करेंगे वैल्यूज, विच एवर इज लोअर का वैल्यू इज गोइंग टू बी योर टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। गुड्स के केस में वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स, मतलब बेसिकली जो इनवॉइस वैल्यू होगा या मे बी शिपिंग बिल का वैल्यू होगा, से फॉर एग्जाम्पल दैट इज 10 lakhs। ठीक है, और 1.5 टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स सप्लाइड डोमेस्टिकली बाय द सेम सप्लायर। मतलब मैंने अगर डोमेस्टिकली कुछ गुड्स बेचे होंगे, फॉर एग्जांपल दीज आर फॉर 4 लाख रुपीस, तो 4 lakhs का 1.5 टाइम्स आइडेंटिफाई करो। सो 10 lakhs तो वैसे ही रहेगा, 4 lakhs का 1.5 टाइम्स कम्स टू 6 lakhs, तो 6 lakhs इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज जीरो रेटेड सप्लाई फॉर गुड्स। समझो हम लोग न्यूमरेटर कर रहे हैं ना, इसलिए विचेवर जीरो किया उन्होंने।
न्यूमरेटर ना, जितना न्यूमरेटर ज्यादा उतना रिफंड ज्यादा, समझे? विच एवर इज जीरो कैसे, विच एवर इज अर्लियर कैसे, विच एवर इज लोअर कैसे, अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि न्यूमरेटर जितना बढ़ेगा उतना मेरा रिफंड बढ़ेगा, वो गवर्नमेंट को नहीं चाहिए। इसके लिए क्या किया उन्होंने, रिस्ट्रिक्ट किया अमाउंट। सब लोगों को याद रहेगा, परफेक्ट एकदम, ओके। तो ये मेरा जीरो रेटेड सप्लाई। अब नेट आईटीसी कंप्लीट हुआ, इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस। जीरो रेटेड सप्लाई कंप्लीट हुआ, सर्विसेज एंड गुड्स। यस, गुड्स के केस में क्या, शिपिंग बिल और वैल्यू ऑफ वैल्यू इन द इनवॉइस, दैट इज वन, और 1.5 टाइम्स ऑफ द गुड्स विच आर सोल्ड डोमेस्टिकली। एकदम शॉर्ट है, एकदम मस्त। हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे विद द लास्ट पार्ट, दैट इज टोटल एडजस्टेड टर्नओवर ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। सर टोटल एडजस्टेड टर्नओवर क्या होता है? देखो, टोटल एडजस्टेड टर्नओवर में मां कसम सब कुछ ले ले, सब कुछ ले लो। एडजस्टेड टर्नओवर में सब कुछ ले लो, मतलब क्या, जो जो मेरा आउटवर्ड सप्लाई हुआ है ना, सब कुछ ऐड कर दे। मतलब टोटल आउटवर्ड सप्लाई, इसमें जीरो रेटेड सप्लाई भी आएगा, एक्सपोर्ट किया उस पर भी आएगा जो जीएसटी भरा है, डीटीए भी आएगा, एग्जाम सप्लाई भी आएगा, सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा। बट इसमें दो चीजें नहीं आएंगी, इसमें दो चीजें नहीं आएंगी, और इसमें से क्वेश्चन आएगा। एग्जाम्पशन जिधर जिधर एक्सेप्शन उधर क्वेश्चन। नंबर वन, एग्जाम सप्लाई, अगर मैंने कौन सा एग्जाम सप्लाई किया होगा दोस्तों, तो वो इधर नहीं आएगा। दूसरा, इफ सप्लायर क्लेम्स रिफंड अंडर रूल 89(4)(a), 89(4)(b), तो वो भी नहीं आएगा उसके रिलेटेड का टर्नओवर, करेक्ट। पर मैं एग्जाम सप्लाई के रिलेटेड एक चीज तुम लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर मैंने कौन सा एग्जाम सप्लाई एक्सपोर्ट कर दिया, इट बिकम्स अ जीरो रेटेड सप्लाई, इट बिकम्स अ जीरो रेटेड सप्लाई, इट बिकम्स अ टैक्सेबल सप्लाई। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। भले वो इंटरनली अगर इंडिया में बेचा तो एग्जाम सप्लाई है, पर मैं जैसे वो आउटसाइड इंडिया बेचता हूं ना, इट बिकम्स अ टैक्सेबल जीरो रेटेड सप्लाई। एकदम शॉर्ट, पक्का एकदम, क्या छोड़ना है समझा एडजस्टेड टर्नओवर में, सुपर्ब। चलो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर? एकदम सिंपल बात है, देखो, मेरा जब भी इनवर्ड सप्लाई पे टैक्स रेट इज हायर देन माय आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स रेट। इसका मतलब क्या, से फॉर एग्जांपल मैं बी हूं, बी ने रबर परचेस किया फॉर 10 लाख रुपीज वैल्यू था, 1 लाख रुपीज उसका जीएसटी था, टोटल रेट कितना था, 10%, बराबर। मैंने क्या किया, वही प्रोडक्ट लिया, रबर लिया, उसका एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके वो प्रोडक्ट आगे जाके बेच दिया, जिसका वैल्यू कितना था, 15 lakhs, बराबर। उसमें जीएसटी कितना चार्ज हुआ, जो प्रोडक्ट है ना उस पर जीएसटी रेट 5% है, रबर परचेज किया उसकी जीएसटी रेट कितना है, 10% है ना। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, मेरा आउटवर्ड टैक्स 75 है और मेरे पास ना काफी आईटीसी बच रहा है। और ये तो एक प्रोडक्ट का बात किया, एवरी टाइम मेरे पास ना इतना ज्यादा अनयूटिलाइज्ड आईटीसी हो रहा है, वो बच रहा है मेरा आईटीसी। और वो जो मेरा आईटीसी बच रहा है ना, उसके रिलेटेड हम लोगों को अभी बात करना है, उसके ही रिलेटेड हम लोगों को बात करना है। ये जो आईटीसी बच रहा है, आई विल गो टू द गवर्नमेंट एंड आस्क फॉर अ रिफंड ऑफ दैट अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। बिकॉज ये मैं क्या करूं आईटीसी का, अगर मेरा इनवर्ड सप्लाई पे 10% लगता है, मेरे आउटवर्ड सप्लाई पे 5% लगता है, तो वो जो मेरा 10% लगता है, जो एक्स्ट्रा 5% मैं यूटिलाइज नहीं कर सकता, वो मेरा वेस्ट हो रहा है। And that's why I'm asking for the refund from the department ki please give me the refund for the excess GST which I have paid to that particular supplier at the time of my inward supply. Are you understanding? And this is my inverted tax structure. पहले उसको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर भी बोलते थे, बराबर, पक्का, ओके। नाउ सर अगर वो प्रोडक्ट सेम होगा तो हुआ क्या मालूम है, मैंने प्रोडक्ट ओके बी ने कुछ रबर परचेस किया ऑन 1/4/24, जब भी जीएसटी रेट 10% था, बराबर। मैंने वही रबर आगे जाके बेच दिया ऑन 7/7/24, बट तभी तभी द जीएसटी रेट हैड रिड्यूस्ड टू 5%। परचेस क्या किया, रबर मैंने सेल क्या किया, रबर। इसमें कुछ प्रोडक्ट बनाया क्या, नहीं, सेम प्रोडक्ट पे अगर जीएसटी रेट कम हुआ है ना, इस पे तुझे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के इधर रिफंड नहीं मिलेगा, इसमें तुझे रिफंड नहीं मिलेगा। ये बात समझना, सेम प्रोडक्ट बेच रहा हूं, इस पे रिफंड नहीं है, और सिर्फ रेट चेंज हुआ, इस पे रिफंड नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग? और एक चीज है, एक मर्चेंट एक्सपोर्टर्स होते हैं, तो मर्चेंट एक्सपोर्टर्स क्या करते हैं, मर्चेंट एक्सपोर्टर्स गुड्स लेते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। तो क्या किया बी को एक्सपोर्ट करना है, तो बी ने पहले रबर परचेस किया 10 लाख, उस पर जीएसटी भरा 1 लाख का, और 10% जीएसटी था, बराबर। उसने कुछ प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट वो डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकता था, पर बी ने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं किया, बी ने किसको दिया, मर्चेंट एक्सपोर्टर को दिया, और मर्चेंट एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट कर दिया। दिस विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एक्सपोर्ट ओनली, दिस विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एक्सपोर्ट ओनली, एंड मर्चेंट मतलब ये जो होता है मर्चेंट एक्सपोर्टर, दे चार्ज सम कमीशन ऑन दैट। अंडरस्टैंडिंग? पक्का एकदम,
ओके, सो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर विल बी एप्लीकेबल एंड रिफंड दे विल गेट द रिफंड। ठीक है, एक मर्चेंट एक्सपोर्टर का तुम लोगों को बता दिया। ओके, उसके बाद दो रूल्स आते हैं, रूल नंबर 96 ए, रूल नंबर 96 बी। सर ये क्या रूल्स है? देखो, अभी तक हम लोग ने क्या बोला? अभी तक हम लोग ने बोला तू एक्सपोर्ट कर सकता है, ठीक है, तो तुझे रिफंड मिल जाएगा, ये भी ठीक है। बट उन्होंने बोला है कि दो चीज गुड्स के केस में, व्हेन शुड यू एक्सपोर्ट एंड व्हेन विल यू रिसीव द फॉरेन एक्सचेंज। दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इनवॉइस रेज करके बताने से कुछ रिफंड नहीं मिलेगा। तूने इनवॉइस रेज किया पर गुड्स एक्सपोर्ट ही नहीं किए, तो तूने इनवॉइस रेज किया, गुड्स एक्सपोर्ट किया पर उसका पेमेंट ही नहीं आया, तो ये भी सीन है ना। तो इसकी वजह से दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर वन कि तू गुड्स भी एक्चुअली एक्सपोर्ट करना चाहिए, और दूसरा तूने फॉरेन एक्सचेंज भी इंडिया में लाना चाहिए। उसके लिए उन्होंने टाइम लिमिट देके रखा है, टाइम लिमिट फॉर एक्सपोर्टिंग द गुड्स आउट ऑफ इंडिया। इसके लिए देखेंगे हम लोग रूल नंबर 96 ए। टाइम लिमिट फॉर द गुड्स टू रिसीव द फॉरेन एक्सचेंज, उसके लिए देखेंगे रूल नंबर 96 बी। एकदम शॉर्ट। अभी देखते हैं 96 ए में क्या बोला। 96 ए में बोला है कि अगर तो गुड्स दे रहा है, देन गुड्स शुड बी एक्सपोर्टेड विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। जो दिन से मैंने इनवॉइस रेज किया, उधर से विद इन 3 मंथ्स मैंने गुड्स क्या करना चाहिए? एक्सपोर्ट एक्चुअली करना चाहिए। अगर मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया दोस्तों, इफ नॉट एक्सपोर्टेड, देन जो भी मेरा आउटवर्ड टैक्स था ना, जो मैंने नहीं भरा था, मैंने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करने के बाद मैंने बोला कि मैं टैक्स नहीं भरूंगा, मैं लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे दूंगा। तो जो भी मैंने आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स नहीं भरा ना, वो पे करने के लिए आएगा। वो क्या होगा? पे करने के लिए आएगा दोस्त। सो इफ नॉट एक्सपोर्टेड, आउटवर्ड टैक्स विच वाज नॉट चार्ज्ड विल बी चार्ज्ड, एंड वो जो चार्ज होगा विद इन 15 डेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स, मुझे क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। देखो, इनवॉइस अगर इधर होगा, इनवॉइस, देन इन दैट केस 3 मंथ्स के अंदर अंदर, ये 3 मंथ्स के अंदर अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, एक्सपोर्ट नहीं किया तो मैंने जो एक्सपोर्ट किया था, मतलब जो इनवॉइस दिखा था, तभी तो मैंने बोला लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के हिसाब से जीएसटी नहीं पे करेंगे। पर अगर 3 महीने के अंदर एक्चुअल एक्सपोर्ट नहीं हुआ ना, तो उस पे जीएसटी लग जाएगा जो नहीं लगा था, और वो जो लगेगा ना, वो मुझे 3 महीने के एंड से विद इन 15 डेज पे करने पड़ेंगे। एकदम मस्का। ओके, एंड अभी क्वेश्चन इज कि चलो, व्हाट इफ एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट द गुड्स आफ्टर जीएसटी इज पेड। समझो कि इनवॉइस रेज किया, 3 महीने के अंदर मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया, और 15 डेज के अंदर अंदर मैंने जीएसटी का पेमेंट कर दिया। मैं एकदम गुड बॉय था, मैं पेमेंट कर दिया। उसके बाद इधर जाके मैंने एक्चुअली एक्सपोर्ट किया, जो मुझे कभी करना चाहिए था, इधर करना चाहिए था। सो गवर्नमेंट सेड कि अगर तूने बाद में अगर एक्सपोर्ट किया, देन इन दैट केस वी विल गिव यू अ रिफंड, वी विल गिव यू अ रिफंड ऑफ वॉट एवर जीएसटी यू हैव पेड। ठीक है, मतलब बेसिकली 3 महीने के अंदर करना है। तूने नहीं किया तो विद इन 15 डेज तूने जीएसटी जितना नहीं पे किया उतना पे कर। तूने बाद में एक्चुअली अगर दे दिया, गुड्स दे अपना गुड्स एक्सपोर्ट कर दिए, तो तुझे क्या मिल जाएगा? रिफंड मिलेगा। पर इसमें ये रिफंड में इंटरेस्ट एक्सपेक्ट मत करना, तुझे इसमें विदाउट इंटरेस्ट मिलेगा, विदाउट इंटरेस्ट रिफंड मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग? पक्का एकदम? ओके, ये गुड्स का बात हुआ। एंड नाउ आई वांट टू फिनिश गुड्स ओनली फर्स्ट। मैं पहले गुड्स ही फिनिश करता हूं। मैंने क्या बोला था? एक्सपोर्ट करने के लिए 3 महीना दिया है। अभी फॉरेन एक्सचेंज का बात है कि फॉरेन एक्सचेंज कभी करना चाहिए। एक चलो एक्सपोर्ट कर दिया, अभी वो देखेंगे रूल नंबर 96 बी में। अभी तक सर्विस का बाकी है, पर गुड्स पहले कंप्लीट करता हूं। रिकवरी ऑफ रिफंड इफ अमाउंट इज रियलाइज्ड। अभी देखो, रिकवरी ऑफ रिफंड इफ द अमाउंट इज रियलाइज्ड, पूरा इधर ध्यान देना। मैं बोल रहा हूं डेट ऑफ एक्सपोर्ट ये है, बराबर, डेट ऑफ एक्सपोर्ट ये है। अभी उन्होंने बोला है कि एक फेमा जो होगा ना, फेमा, आरबीआई विल आइडेंटिफाई वन टाइम लिमिट बिफोर विच यू शुड रिसीव द फॉरेन एक्सचेंज। वो फेमा आइडेंटिफाई करेगा, उसके अंदर क्या करना पड़ेगा? तुझे फॉरेन एक्सचेंज रिसीव करना पड़ेगा। अगर तूने ये डेट के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिसीव नहीं किया, अगर ये डेट के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिसीव नहीं किया, देन इन दैट केस तूने जितना अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड लिया है ना, वो रिफंड तुझे पे बैक करना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जितना तूने अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड लिया है, वो मुझे क्या करना पड़ेगा? पे बैक करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट। और वो गवर्नमेंट को पे बैक कभी करना पड़ेगा? जो एक्सपायरी है, मतलब जो दिन पे बोला है कि ये दिन के अंदर अंदर फॉरेन एक्सचेंज लाना पड़ेगा, उसका जो एक्सपायरी डेट है, उधर से 30 दिन, उधर से 30 दिन, फेमा का ड्यू डेट से लेके 30 दिन के अंदर अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट। वापस बोल रहा हूं, मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, मैंने रिफंड ले लिया, एक्सपोर्ट किया था ना, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड ले लिया। ओके, गवर्नमेंट ने बोला भाई एक्सपोर्ट किया, वेरी गुड। इनवॉइस रिलीज किया, वेरी गुड। पैसा किधर है भाई?
तो पैसा लाने के लिए मेरे पास कितना है, फेमा ने दिया हुआ टाइम लिमिट है, उसके अंदर पैसा आना चाहिए। अगर पैसा नहीं आया तो रिफंड जो गवर्नमेंट ने तुझे दिया है वो क्या करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। बिकॉज गवर्नमेंट नाराज है, गवर्नमेंट बोलते भाई तू इनवॉइस दिया, गुड्स बेचा, वो तू पैसा नहीं ला रहा है, गवर्नमेंट को क्या फायदा। इसकी वजह से जो गवर्नमेंट ने तुझे रिफंड दिया होगा तुझे क्या करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट। और उसके लिए भी तेरे पास कितना टाइम लिमिट है, 30 डेज। 30 डेज के अंदर अंदर गवर्नमेंट को दे दे। एकदम सिंपल, ये एकदम मस्त है। कभी कभी होता क्या है, मैंने एक्सपोर्ट किया, इनवॉइस रेज किया, एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करने के बाद समझो कि फेमा का टाइम लाइन है कि ये दिन के अंदर पैसा आना चाहिए। मैं गया आरबीआई के पास, और आरबीआई के पास मेरा प्रॉपर सिचुएशन बताया कि सर मेरा ये टाइम के अंदर आना इम्पॉसिबल है पैसा, प्लीज कुछ करो, प्लीज कुछ करो, मेरे ये डेट के अंदर पैसा नहीं आएगा। अगर मैं प्रूव करता हूं ये केस, देन इन दैट केस ये जो रिसीव करने का डेट है ना, ये रिसीव करने का डेट एक्सटेंड हो सकता है। मुझे क्या मिल सकता है, एक्सटेंशन मिल सकता है, बराबर है, एक्सटेंशन मिल सकता है। तो एक्सटेंशन तो मिल गया, ये किसके लिए एक्सटेंशन है, फॉरेन एक्सचेंज रिसीव होने के लिए। बट गवर्नमेंट सेज कि ठीक है इसके अंदर तो फॉरेन एक्सचेंज ला, बट अगर तूने ये ओरिजिनल डेट के पहले अगर तुझे नहीं आया होगा ना, अगर तुझे ओरिजिनल डेट के पहले फॉरेन एक्सचेंज नहीं आया होगा ना, तो वो डेट के बाद विद इन 30 डेज तुझे रिफंड करना ही पड़ता है। भले तुझे आरबीआई ने ये डेट का एक्सटेंशन दिया होगा, बट ये डेट के बाद तुम लोगों को रिफंड करना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग पक्का एकदम, बिकॉज गवर्नमेंट बोल रहा है भाई तू कितना एक्सटेंशन ले रहा है, हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, ये डेट के पहले फॉरेन एक्सचेंज आया तो ठीक, नहीं आया तो क्या कर, तुझे रिफंड दे दे। और अगर तुझे एक्चुअली आ गया ये एक्सटेंशन डेट के पहले, अगर तुझे आ गया पैसा, देन इन दैट केस वी विल गिव यू द रिफंड बैक। जो मैंने पे किया था वो मुझे क्या हो जाएगा, वापस मिल जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग, गवर्नमेंट को टाइम पे इधर पैसा चाहिए, बस रिफंड दिया था, गवर्नमेंट को पैसा दे। अंडरस्टूड एकदम अच्छे से। और अगर मैंने एक्चुअल एक्सटेंशन के पहले ही मुझे फॉरेन एक्सचेंज मिल गया ना, तो मैं गवर्नमेंट के पास जाके बताऊंगा ए आ गया पैसा, भाई भाई पैसा आ गया, चलो मैंने जो रिफंड आपको वापस दिया था वापस दे दो। तो मतलब रिफंड का खेल हो रहा है, पहले मुझे रिफंड दिया, फॉरेन एक्सचेंज नहीं आया इसकी वजह से वही पैसा मुझे वापस दे दिया गवर्नमेंट को। अभी मेरा एक्चुअल फॉरेन एक्सचेंज आया, इसकी वजह से मैंने वही पैसा गवर्नमेंट से वापस ले लिया। समझ रहे हो, रिफंड के पॉइंट हम लोग अमाउंट के साथ खेल रहे हैं, बराबर, मस्त एकदम। व्हाट इफ नॉट पेड, मतलब अगर नहीं पे किया वो टाइम के अंदर, तो मतलब ये देखो, ये अगर 30 डेज के अंदर मैंने नहीं पे किया उनको, तो क्या होगा ना, सेक्शन नंबर 73 74, ये दोनों एक्शन, दोनों सेक्शन के अंदर वो लोग क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। पर यूजुअली 74 लगता है, तो इधर लिख दिया, पर 73 74 दोनों है। अगर तूने 30 दिन के अंदर अंदर नहीं पे किया होगा तो ठीक है। नाउ what if the extension granted by RBI, that is beyond 30 days, still refund the amount after 30 days, and if we receive the foreign exchange within allowed RBI time limit, government will refund such amount. गवर्नमेंट क्या करेगा, रिफंड दे देगा। परफेक्ट, ओके, ये हमारा अपना गुड्स का बात हुआ। इनवॉइस के 3 महीने के अंदर गुड्स भेजना है, भेजने गुड्स एक बार एक्सपोर्ट करने के बाद विद इन द अमाउंट स्पेसिफाइड बाय फेमा उसके अंदर पैसा लेना है। और अभी हम लोग बात करते हैं सर्विसेज का। सर्विसेज के केस में विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज शुड बी रिसीव्ड इन इंडिया। सीधा बात, नो बकवास। इधर 1 साल के अंदर अंदर तुझे फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आना चाहिए। और अगर 1 साल के अंदर अंदर फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में नहीं आया, देन इन दैट केस आई नीड टू पे, जो भी एक्सपोर्ट हुआ उस पर जीएसटी नहीं भरा ना, उस पर मुझे जीएसटी भरना पड़ेगा विद इन 15 डेज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, बराबर। तो मैंने चलो रिफंड भी दे दिया 15 डेज में। पॉइंट ऐसा है कि सर एक्चुअली मुझे मेरा अगर फॉरेन एक्सचेंज आया बाद में, तो जब भी मेरा फॉरेन एक्सचेंज बाद में वापस आएगा, तभी मुझे गवर्नमेंट से वापस वो पैसा मिल जाएगा। प्लीज समझना, इधर जो मैं पैसे का बात कर रहा हूँ विद इन 15 डेज, ये मेरा इनवर्ड नहीं आउटवर्ड का बात कर रहा हूँ। मतलब ये ऐसा होता है ना, मैंने आउटवर्ड गुड्स दिए या सर्विस दिए, बराबर। तो गुड्स के केस में क्या था मालूम है, गुड्स के केस में था कि विद इन 3 मंथ्स मैंने गुड्स भेजना चाहिए। ओके, 10 लाख का वैल्यू था, 1 लाख का जीएसटी लग सकता था, पर उन्होंने बोला एक्सपोर्ट है इसके लिए नहीं लगेगा। तो ये जो जीएसटी है ना, ये जीएसटी मैंने नहीं पे किया। बट अगर मैंने गुड्स विद इन 3 मंथ्स नहीं एक्सपोर्ट किए, तो जो मेरा 1 लाख का जीएसटी था मुझे पे करना पड़ेगा। सेम इन केस ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज के केस में अगर मैंने विद इन 1 ईयर कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज नहीं लाए, तो जितना मैंने जीएसटी नहीं पे किया था वो मुझे क्या करना पड़ेगा, पे कर, बराबर। ओके, तो कभी पे करना पड़ेगा विद इन 15 डेज। और अगर समझो कि मैंने पे कर दिया 1 लाख का और बाद में मुझे फॉरेन एक्सचेंज मिल गया, तो मैं गवर्नमेंट के पास जाऊंगा, ये देखो मैंने फॉरेन एक्सचेंज तो मिल गया ना, प्लीज मैंने जो अभी
1 लाख रुपीस आपको दिया था ना, इस पे एक्चुअली नहीं देना चाहिए था, पर मैंने दे दिया आपको, अभी प्लीज मुझे वापस दे दो, बिकॉज मैंने एक्सपोर्ट किया, अभी ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। मस्त था? ओके, और जो भी मुझे रिफंड मिलेगा उस पे विदाउट इंटरेस्ट रिफंड मिलेगा। एक नंबर। अभी हम लोग आगे आगे जाके बात करते हैं ग्रांट ऑफ प्रोविजनल रिफंड। अभी क्या होता है ना, जैसे रिफंड आता है, मतलब रिफंड जैसे ड्यू होता है, आई हैव टू मेक एन एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन करता हूं उसके बाद मुझे रिफंड मिलता है। अभी रिफंड मिलने के लिए काफी टाइम लगता है। अभी मुझे थोड़ा सा जल्दी रिफंड चाहिए ड्यू टू एक्सवाइजेड रीजंस, तो मैं क्या करूंगा, मैं गवर्नमेंट के पास जाके बताऊंगा प्लीज मुझे क्या देना, प्रोविजनल रिफंड देना। एक्चुअल रिफंड बाद में दे दो, पर प्लीज प्रोविजनल रिफंड देना। और ये एप्लीकेबल होता है ओनली इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई। मैं प्रोविजनल रिफंड मांग सकता हूं। कितना मैक्सिमम रिफंड मिलेगा? 90% मैक्सिमम रिफंड मिलेगा प्रोविजनल बेसिस पे। सर मुझे नॉर्मली 60 डेज के अंदर अंदर पेमेंट करना पड़ता है गवर्नमेंट को, बराबर, 60 डेज के अंदर अंदर विदाउट इंटरेस्ट। तो इधर क्या बोला उन्होंने, मैंने जैसे एप्लीकेशन करूंगा ना, उधर से विद इन 7 दिन मुझे पैसा मिल जाएगा, प्रोविजनल रिफंड। करेक्ट है? ओके, वो डायरेक्टली क्लेमेंट के बैंक अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, ओके। कभी कभी प्रोविजनल रिफंड इज नॉट अलाउड। कभी ऐसा होता है, अगर तू प्रोसिक्यूट हो चुका है पहले फॉर एन ऑफेंस, प्रोसिक्यूशन हो चुका है तेरा पहले विद इन पास्ट 5 ईयर्स, मतलब विद इन 5 ईयर्स तेरे कभी भी प्रोसिक्यूशन हुआ है, एंड वो प्रोसिक्यूशन टैक्स इवेजन के लिए था, एंड दैट अमाउंट इज मोर देन 2.5 करोड़। प्रोसिक्यूशन हुआ है एंड अमाउंट वैल्यूड, मतलब जिसमें प्रोसिक्यूशन में टैक्स इवेजन था, वो 2.5 करोड़ के ऊपर होगा, देन इन दैट केस तुझे कुछ नहीं देने वाला है गवर्नमेंट, प्रोविजनल रिफंड नहीं देने वाला है, बिकॉज तू अच्छा आदमी नहीं है। क्यों तुझे तेरा सॉरी, तुझे क्यों बेनिफिट दे गवर्नमेंट, बराबर। ओके, अभी बात करते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। एक नंबर कॉन्सेप्ट, एक नंबर। मैं तुम लोगों को बताऊं, मजा आएगा अगर तुम लोग ने ये केसेस मैंने बनाए हुए देखे। इट विल बी रियल फन। अभी देखो, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है। इफ माई इनपुट टैक्स, एकदम देसी लैंग्वेज में बात किया तो इनपुट टैक्स इज मोर देन आउटपुट टैक्स, बराबर। ओके, नाउ रिफंड इज अलाउड ओनली इन केस ऑफ इनपुट्स। सिर्फ और सिर्फ मुझे इनपुट्स का रिफंड मिलता है, बाकी नहीं मिलता है। आई विल गिव यू वन सिंपल एग्जाम्पल। आई वॉन्ट एवरीबडी टू पे अटमोस्ट अटेंशन, बिकॉज इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद थियोरी है पूरा। प्लीज समझो। अभी मैं बोल रहा हूं कि बी हूं मैं, बी। मैंने रबर परचेस किया 10 लाख में, 1 लाख जीएसटी भरा, मतलब 10% ऑफ जीएसटी है। मैंने वो उसमें उसमें से प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट मैंने आगे जाके बेच दिया फॉर 15 लाख रुपीज, बराबर। और उस पर जीएसटी 5% लगता है, तो 75,000 मेरा जीएसटी आया। नाउ कैन आई से इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर एप्लीकेबल होगा, बराबर। ना यू विल से कि सर सिंपल है कि जितना तूने एक्स्ट्रा आईटीसी मेरे पास है, कितना एक्स्ट्रा आईटीसी है, 1 लाख माइनस 75,000। एक्स्ट्रा आईटीसी कितना है? 25,000। सो एक्स्ट्रा आईटीसी का मुझे रिफंड मिलेगा। यू आर राइट, पॉइंट ऐसा ही है, पॉइंट एकदम बराबर बोला तूने कि इनवर्ड सप्लाई पे जो भी टैक्स है माइनस आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स है, जितना मेरा एक्स्ट्रा आईटीसी है दैट इज माय रिफंड। एकदम सिंपल। बट अभी उन्होंने ना थोड़ा सा फॉर्मूला बनाया, और फॉर्मूला लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है। टेंशन लेने का नहीं भाई, इधर खड़ा है। अभी देख, मैं क्या बोल रहा हूं, ये हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया, केस 1 केस 2, ठीक है। अभी मैं थोड़े वो तुम लोग ने पहले कभी पढ़ा होगा रिफंड, तो तुम लोग को मालूम है कि इसमें एक फॉर्मूला बनाया हुआ है। तो मैंने क्या किया ना, वो फॉर्म बनाया हुआ फॉर्मूला है ना, वो मैं पहले नहीं सिखा रहा हूँ। मैं तुम लोगों को छोटे छोटे केसेस पहले एक्सप्लेन करूंगा, और वो केसेस जब भी एक एक तुम लोगों को समझेंगे ना, सो दैट वो फॉर्मूला समझना बहुत ईजी हो जाएगा। फुल फोकस प्लीज इधर रखना, ठीक है। और अगर तुम लोग 2x पे देख रहे हो, प्लीज स्पीड कम करना, बिकॉज मैं पहले ही बहुत फास्ट बोलता हूँ, और उसके ऊपर तुम लोग 2x पे देखोगे प्रॉब्लम होगा, इसके लिए बोल रहा हूँ फॉर दिस पॉइंट, ठीक है। इन केस यू फेस एनी प्रॉब्लम इन दिस केस नंबर 1, देखो एबीसी ने इनपुट्स परचेस किए 5 लाख, जिसपे 18% जीएसटी लगता है। 90,000 का मैंने इनवर्ड सप्लाई पे टैक्स दिया। मैंने वही गुड्स, मतलब वही मतलब प्रोडक्ट बना के आगे बेचा फॉर 7 लाख, और इस पे जीएसटी लगता है 5%, दैट इज 35,000 का मेरा आउटवर्ड टैक्स है। एकदम सिंपल है। इधर मुझे रिफंड कितना मिलेगा, मैंने जितना एक्स्ट्रा आईटीसी भरा है उतना मुझे इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के बीच अंदर रिफंड मिल जाएगा, मतलब 90,000 माइनस 30,000। एकदम सिंपल था। केस नंबर 2 पे मैंने क्या किया, इनपुट्स भी परचेस किए, इनपुट सर्विस भी परचेस की, मतलब सप्लाई उसका ले लिया। इनपुट्स पे मैंने जीएसटी भरा था 50,000, इनपुट सर्विस पे मैंने जीएसटी भरा था 1 लाख। वही इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस दोनों यूज करके मैंने आगे जाके एक प्रोडक्ट बना के बेच दिया, और वो जो प्रोडक्ट बेचा है वो 70,000 रुपीज में बेचा। नाउ आई विल गेट द रिफंड
ओनली फॉर इनपुट्स का आईटीसी, बराबर, इनपुट्स के रिलेटेड मुझे रिफंड मिलेगा। बट कैन आई से ये आउटवर्ड सप्लाई जो किया, आई यूटिलाइज इनपुट्स एज वेल एज इनपुट सर्विस। तो जो भी 70,000 मेरे से 70,000 जो भी मैंने चार्ज किया है, दैट इज यूजिंग इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस। यस एवरीवन, इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस दोनों यूज करके मैंने 70,000 का आउटवर्ड टैक्स मुझे आया है। Now I need to identify you, can you do it 50 minus 70? No, मुझे अभी 70 में से 70 आउटवर्ड सप्लाई में से इनपुट के वजह से कितना आउटवर्ड सप्लाई है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इनपुट के वजह से कितना आउटवर्ड सप्लाई है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो 70,000 में से मुझे इनपुट के वजह से का आउटवर्ड सप्लाई बाइफरकेट करना पड़ेगा ना। वो कैसे बाइफरकेट करे? एकदम सिंपल बात है। देखो, आईटीसी कितना है वो तो क्लियर है 50,000 मुझे, क्योंकि इनपुट्स का ही मिलता है। माइनस आईटीसी निकालना है रिलेटेड टू इनपुट्स, सॉरी आउटवर्ड टैक्स निकालना है रिलेटेड टू इनपुट्स। तो 70,000 तो इधर लिख दूंगा, 70,000 इनटू इनपुट्स का आइडेंटिफाई करने के लिए आईटीसी ऑफ इनपुट्स अपॉन आईटीसी ऑफ टोटल आईटीसी, inputs and input service. So it is 1.5 lakh. Can I say we identified the proportion of outward tax related to inputs? Yes. And what is it? Whatever it can, whatever it will be, my answer is going to be 26,667. So 50,000 में से मैं related input minus किया, जो भी वो इधर आया, और उसमें से आंसर आया मुझे 26,667। एकदम मस्त। ओके, हम लोग अभी केस नंबर 3 पे आते हैं। मैंने क्या किया, मैंने एक एक बढ़ा रहा हूं। इनपुट्स भी लाया, कैपिटल इनपुट सर्विस भी लाया और कैपिटल गुड्स भी लाया, और सब पे मैंने जीएसटी पे किया है। 50,000, 1 लाख एंड 5 लाख, बराबर। ओके, नाउ एबीसी ने क्या किया, एबीसी ने तीनों यूज किए और आउटवर्ड सप्लाई किया, और उस पे जीएसटी कम लगा होगा, इसलिए इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का बात कर रहे हैं। इन दिस केस मेरा आउटवर्ड सप्लाई कितना है, 70,000 रुपीज, बराबर, एकदम परफेक्ट। अभी देखना, अभी मैं जो बोल रहा हूँ प्लीज अच्छे से समझना। अभी मुझे वापस क्या करना है, वापस देखना है भाई इनपुट्स कितना है मेरा 50,000, तो ये मेरा आईटीसी बन गया, आईटीसी माइनस मेरा आउटवर्ड टैक्स, बराबर। आउटवर्ड टैक्स 70,000 कंसीडर कर सकता हूं? नहीं, मुझे 70,000 में से इनपुट्स का आइडेंटिफाई करना पड़ेगा प्रोपोर्शन, बराबर। पर इधर हमेशा ध्यान देना, जब भी तुम लोग ये प्रोपोर्शन निकालोगे, एक चीज को पूरा का पूरा नजरअंदाज करोगे, इग्नोर करोगे, दैट इज कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स एग्जिस्टिंग में है ऐसे समझो ही मत, ऐसे ही समझो कि एग्जिस्टेंस में है ही नहीं कैपिटल गुड्स। तो इधर क्या होता है ना, 70,000 इंटू 50,000 तो होता है, पर अपॉन जब भी करता हूं मैं, अपॉन, तभी मैं कैपिटल गुड्स को ही कंसिडर नहीं करता हूं। तो अगेन आई विल डू अपॉन 50 प्लस 1 लाख, दैट इज 1.5। टोटल टर्नओवर टोटल जो आईटीसी लेता हूं, इसमें 1.5 लाख ही लूंगा, एंड इधर ये पॉइंट इधर नहीं आएगा, सॉरी ये इधर नहीं आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा हम लोग ने नजरअंदाज किया। सो 50,000 माइनस 70,000 का इन रिलेटेड टू इनपुट्स का आउटवर्ड टैक्स निकालूंगा। सो 70, तो आंसर विल बी द सेम। बस इधर तुम लोगों ने क्या सीखा, कैपिटल गुड्स इग्नोर करना है। यू हैव टू कैपिटल गुड्स, यू हैव टू इग्नोर कैपिटल गुड्स जस्ट लाइक शी डज। करेक्ट, करेक्ट है कि नहीं? ओके, नाउ कैपिटल गुड्स के सॉरी अपने केस नंबर 4 पे आता है। आराम से अभी देखना, थोड़ा सा भी सिचुएशन चेंज होगा। वो क्या लिखा है, मैंने क्या किया, मैंने इनपुट्स परचेज किए 8 लाख के, जिसपे 80,000 रुपीज का जीएसटी भरा था। सिर्फ इनपुट्स मैंने ले लिए, बराबर। मैंने वो इनपुट्स यूज किए फॉर सप्लाइंग गुड्स टू ए, जिसपे 5% का जीएसटी लगता है, एंड सप्लाइंग गुड्स टू बी, जिसपे 18% का जीएसटी लगता है। मुझे बताओ, अगर इनवर्ट 10 है, आउटवर्ड 18 है, इस पे तो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर नहीं लगेगा। बट अगर इनवर्ट 10 है और अगर आउटवर्ड 5 होगा, तो इधर लगेगा इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, बराबर। तो सर सिंपल है ना, मुझे क्या करना है, मुझे सीधा लेना है 80,000 माइनस 20,000, क्योंकि 20,000 मैंने आउटवर्ड सप्लाई टुवर्ड्स ए किया था। अरे नहीं बाबू, बाबू नहीं, मुझे ये जो इनपुट्स है, दिस इन दीज इनपुट्स आई हैव यूज्ड फॉर ए एज वेल एज बी। अभी मुझे ए के रिलेटेड के इनपुट्स हम लोगों को आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। तो वो कैसे करेंगे, एकदम सिंपल। 80,000 रुपीज जो है, जो आईटीसी जीएसटी है, आईटीसी है, इनटू ए को कितना टर्नओवर में बेचा, एक ए का टर्नओवर कितना है और बी का टर्नओवर कितना है, सॉरी 7 लाख एंड 4 लाख, इसके हिसाब से हम लोग ए एंड बी को बाइफरकेट करेंगे। सो कहने से 80,000 का मुझे प्रोपोर्शन मिल गया टुवर्ड्स ए। यस, सो ए का प्रोपोर्शन कम्स टू 29,091 और ए का आउटवर्ड टैक्सेस 20,000 rupees. I will get the answer as 9091 as inverted tax structure. I hope that
एवरीबडी इज एब्सोल्युटली सुपर क्लियर इन दिस कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग महा फॉर्मूला लेके आएंगे, और वो महा फॉर्मूला मतलब ये है, कुछ नहीं है। मैं टेंशन नहीं लेने का दोस्त, बिल्कुल भी। देखो अभी क्या कर रहा हूं, मैं महा फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूं। अब ये महा फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा फोकस करो प्लीज। ठीक है, अभी क्या हुआ मालूम है, अमित ने कैपिटल गुड्स परचेज किया, इनपुट्स लिया, इनपुट सर्विस लिया, कहने से सब पे मैंने जीएसटी पे किया है, यस। वो मैंने यूज करके मैंने सौरभ को भी दिए और वरुण को भी दिए। ओके, मेरे दिमाग में क्या होना चाहिए, आईटीसी माइनस आउटवर्ड, आईटीसी ऑफ व्हाट, इनपुट्स, बराबर। ओके, तो मैं जब इनपुट्स लूंगा, कैन आई क्लेम इनपुट्स ऑफ ओनली 50,000 एवरीबडी? कैन आई क्लेम इनपुट्स ऑफ ओनली 50,000 एवरीबडी? नो, आई विल हैव टू क्लेम इनपुट्स ऑफ ऑफ टूवर्ड्स सौरभ। सिर्फ सौरभ के रिलेटेड का इनपुट्स मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज इंटू सौरभ का टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर एवरीबडी, इंटू सौरभ का टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर, सो 50,000 रुपीज इंटू सौरभ का टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर। सुपर, मजा आ गया, ये मेरा आईटीसी ब्लॉक हो गया। अभी कुछ नहीं, अभी इसमें कुछ नहीं करना है आईटीसी में। ठीक है, अभी मुझे देखना है कि आउटवर्ड टैक्स कितना है। आउटवर्ड टैक्स मुझे कितना चाहिए, 20,000 है मेरा आउटवर्ड, सौरभ के रिलेटेड था वो। ओके, ये भी एक बार देखते हैं। सौरभ जो था, ओके, सौरभ जो था उस पर जीएसटी 5% था, ये मैंने बताया नहीं। और वरुण जो था उस पर जीएसटी 18% था। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है, सौरभ का है, बराबर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर तो भाई सौरभ का ही है। ओके, इन दिस केस मैं जब ये आईटीसी क्लेम करूंगा, तभी मुझे इनपुट्स लेने हैं 50,000 के, पर 50,000 की इनपुट्स एक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले भी है और नॉन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले भी है। तो कहने से मुझे 50,000 का प्रोपोर्शन टूवर्ड्स सौरभ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, यस। तो वो कैसे करेंगे, अभी जो हम लोगों ने किया, 50,000 इंटू 4 लाख अपॉन 10 lakhs, बराबर। ये मेरा आईटीसी ब्लॉक हो गया, मतलब इतना ये करना है हम लोगों को, ब्लॉक हो गया ना, फ्रीज हो गया। माइनस करना है आउटवर्ड पे टैक्स। अभी इसमें इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर किधर आता है, सौरभ का आता है। सौरभ का आउटवर्ड, सौरभ को जो दिया था तभी आउटवर्ड टैक्स कितना था, 20,000। नो, कैन आई टेक ओनली 20,000? नो, मुझे 20,000 में से इनपुट्स का प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा, और जिसमें हम लोग किसको नजरअंदाज करेंगे, कैपिटल गुड्स को। अंडरस्टैंडिंग, तो इधर 20,000 लिखा, इनटू इनपुट्स के प्रोपोर्शन के लिए 50,000 अपॉन 80,000। सो मुझे आउटवर्ड का भी इनपुट्स का प्रोपोर्शन मिल गया। मतलब कहने से आईटीसी रिलेटेड टू सौरभ इन रिलेशन टू इनपुट्स है, एंड आउटवर्ड भी रिलेटेड टू सौरभ रिलेटेड टू इनपुट्स है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पक्का, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये दोनों माइनस करके आई विल गेट द एक्सेस आईटीसी। ये फॉर्मूला है तेरा। तो क्या फॉर्मूला बनाया उन्होंने, नेट आईटीसी ऑफ इनपुट्स इनटू टर्नओवर ऑफ इनपुट, इन्वर्टेड ड्यूटी टैक्स स्ट्रक्चर अपॉन टोटल टर्नओवर। ये माइनस करूंगा इसमें से टैक्सेबल टैक्स ऑन आईटीएस टर्नओवर, मतलब जो सौरभ का जो टैक्स था 20,000, इनटू नेट आईटीसी जो इनपुट्स का है अपॉन टोटल आईटीसी ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस नॉट कैपिटल गुड्स। ये अगर तुम लोग ने समझा ना दोस्त, देखो केस 5 तक आने के लिए आई हैव एक्सप्लेन्ड केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4। आई होप यू आर एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर विद दिस पार्ट, एंड यही सबसे इंपॉर्टेंट है, आगे कुछ है ही नहीं चैप्टर में। केस नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अगर होगा तो उसमें अगर बैलेंस होगा तो उसका रिफंड ले सकता हूँ। अगर रिफंड वाउचर अगर मैंने कौन किसी को दिया होगा रिफंड देने के बाद, तो रिफंड वाउचर देना पड़ता है। जो रिफंड वाउचर दिया है इसके रिलेटेड में गवर्नमेंट के पास गया और बोला कि ये देखो मैंने पैसा तो लिया था और उसको मैंने पैसा वापस दिया है, तो जब भी मैंने पैसा लिया था तभी मैंने आपको जीएसटी दे दिया था, क्योंकि मैं सर्विस देने वाला था। बट द पॉइंट इज अभी वही पैसा मैंने वापस दे दिया उसको, तो सर्विस दिया ही नहीं है। तो प्लीज मैंने जो आपको जीएसटी दिया था ना, प्लीज उसका मुझे क्या देना, रिफंड दे देना। इजी है, इजी है। टैक्स रॉन्गली कलेक्टेड एंड पेड, मैंने रॉन्गली कलेक्ट किया, पे किया, ज्यादा होगा तो मैं क्या करूंगा, रिफंड लूंगा। अगर कौन से जजमेंट के बेसिस पे मुझे रिफंड मिलता है तो वो भी रिफंड आ सकता है। ऑन फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, याद है तुम लोगों को प्रोविजनल असेसमेंट, उसमें हम लोग ने देखा था प्रोविजनली यू पेड 18%, पर जब ये फाइनल ऑर्डर आया इट इट द रेट केम टू ओनली 5%। ना मैंने तो एक्स्ट्रा 13% भरा ना, तो मुझे इसका क्या मिलेगा, रिफंड मिलेगा।
अगर कोई भी यूएन बॉडी होगा, यूएन बॉडी मतलब यूनाइटेड नेशंस का बॉडी या एम्बेसीज का कोई पर्सन होगा, तो उसके आउटवर्ड सप्लाई पे तो टैक्स नहीं लगता है, पर वो जो इनवर्ड सप्लाई करता है ना, उस पे जीएसटी लगता है। पर जो भी इनवर्ड सप्लाई लगता है, उसपे जीएसटी लगता है, उसका वो रिफंड ले सकते हैं। अगर कोई टूरिस्ट होगा, वो जो टूरिस्ट इंडिया से अगर निकलता होगा, तो उसने अगर कुछ भी परचेज करते वक्त जीएसटी पे किया होगा, तो उसका उधर एयरपोर्ट पे उसको रिफंड मिल जाएगा। ओके, उसके बाद अमेंडमेंट क्या है? नो रिफंड अगर वैल्यू इज लेस देन 1000। चिंदी नहीं बनने का, 1000 के नीचे अगर वैल्यू होगा तो रिफंड लेने के लिए नहीं आने का। बट एक केस में तुम लोगों को रिफंड मिल सकता है। 1 रुपया होगा तो भी रिफंड मिलेगा। कभी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा डाला था, वो मुझे रिफंड लेना है। एक्स्ट्रा कैश डाल के रखा है, अरे मेरा ही पैसा है वो, मैंने ही पैसे ज्यादा डाला था, मुझे उसका क्या चाहिए? रिफंड चाहिए। बराबर? ओके, एंड 1000 का लिमिट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल ईच हेड सेपरेटली। ठीक है, फर्दर द लिमिट विल नॉट बी एप्लीकेबल इन केसेस रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। एकदम मस्त। ये तेरा पॉइंट नंबर अमेंडमेंट का पॉइंट है। उसके बाद पॉइंट है कि रिफंड क्लेम टू बी मेड, कभी करना चाहिए मैंने रिफंड क्लेम, रेलेवेंट डेट लेने का, उसके बाद उधर से विद इन 2 इयर्स फ्रॉम द रेलेवेंट डेट मुझे रिफंड क्लेम करना पड़ेगा। और कौन से फॉर्म में करना है सर? RFD 01 के अंदर मुझे करना पड़ेगा। एंड रिफंड किसका मिलेगा? जीएसटी अमाउंट का मिलेगा। एक तुम लोगों को इसमें होमवर्क देना चाहता हूं, मीनिंग ऑफ रेलेवेंट डेट। प्लीज एक बार ये मीनिंग ऑफ रेलेवेंट डेट पढ़ना, बाकी मैं सब कुछ तुम लोग से मैनेज करता हूं। अभी हम लोग आगे जाते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट, और मेरे हिसाब से ये अपना सेकंड लास्ट पेज है। ठीक है, इशू ऑफ शो कॉज नोटिस एंड रिजेक्शन ऑफ रिफंड क्लेम। अभी देखो, सबसे पहले मैं रिफंड का एप्लीकेशन करूंगा। बराबर, एप्लीकेशन कर दिया इन RFD 01। पूरा ध्यान दो अभी इधर। उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड, प्रॉपर ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाइड। अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड होगा तो क्या करेगा? वो ऑर्डर बनेगा GST RFD 06 और मुझे रिफंड सैंक्शन कर देगा। बट अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वो सीधे रिजेक्ट करेगा क्या? नहीं, मुझे क्या देगा? शो कॉज नोटिस देगा, बाय गिविंग रीजंस इन राइटिंग कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ, व्हाई डिड ही नॉट एक्सेप्टेड। तो मुझे शो कॉज नोटिस देगा, एंड शो कॉज नोटिस देके ही विल आस्क मी टू प्रोवाइड सर्टेन डिटेल्स। सो मेरे पास कितना टाइम लिमिट है? मेरे पास है 15 दिन टू रिस्पॉन्ड टू द शो कॉज नोटिस। एंड एक बार 15 दिन के अंदर अंदर जैसे मैंने रिस्पॉन्स दे दिया, उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर, after considering the reply and after giving opportunity of being heard, he will make an order. बराबर है? अगर रिजेक्ट करना होगा तो शो कॉज नोटिस देगा, मेरे पास 15 दिन होंगे, विद इन 15 डेज आई विल रिस्पॉन्ड, एंड उसके बाद ही विल डिसाइड कि क्या करना है, सैंक्शन करना है कि नहीं करना है। सर अगर डिले हुआ रिफंड देने के लिए, अगर रिफंड देने के लिए डिले हुआ, यूजुअली इंटरेस्ट लगता है 6% पर एनम का, अगर नॉर्मल रिफंड आता होगा तो प्रॉपर ऑफिसर का। बट अगर रिफंड आता होगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का, अपीलेट अथॉरिटी का, अपीलेट ट्रिब्यूनल का, एंड हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, अगर इनका अगर रिफंड आता होगा ना दोस्तों, देन इन दैट केस उनके लिए रिफंड देने के लिए अगर डिले हुआ तो 9% पर एनम के हिसाब से रिफंड मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा मतलब। ठीक है, ओके। इफ द अमाउंट ऑफ रिफंड इज नॉट रिफंडेड विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन टिल द डेट ऑफ रिफंड। मतलब क्या? देखो, इनकम टैक्स में कैसे होता है, तुम लोगों ने देखा होगा, इनकम टैक्स में ऑटोमेटिक रिफंड आता है 143(1) के अंदर। यानी 143 जब रिटर्न प्रोसेस होता है तभी मेरे बैंक अकाउंट में रिफंड आ जाता है, मुझे एप्लीकेशन करने का जरूरत नहीं होता। बट इधर ऐसा नहीं है, रिफंड आया तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन करना पड़ेगा। एप्लीकेशन करने के बाद विद इन 60 डेज अगर गवर्नमेंट ने पेमेंट किया तो विदाउट इंटरेस्ट तुझे रिफंड मिल जाएगा। बट अगर विद इन 60 डेज गवर्नमेंट ने पे नहीं किया तो आफ्टर 60 डेज जितना भी डिले हुआ है उस पर इंटरेस्ट लगेगा सिर्फ। समझ रहा? 60 दिन उनको दे दिया है गवर्नमेंट को, अगर मैंने 65th डे पे पेमेंट, गवर्नमेंट ने पेमेंट किया ना, तो उनको सिर्फ 5 दिन का इंटरेस्ट लगेगा। बराबर? ओके, ठीक। एक छोटा पॉइंट देखो, आई अप्लाइड फॉर रिफंड क्लेम ऑन 1/7/24, रिफंड गॉट रिजेक्टेड बाय प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर बोलते जा, मजा नहीं आया, रिफंड नहीं मिलेगा तुझे। 37 को ऑर्डर पास किया, मैं बोला नहीं यार रिफंड मिलता है, मैं ऊपर जाऊंगा, मैंने अपील फाइल किया, 5/8/24 को अपील फाइल किया। अपील ने बोला भी कि रिफंड मिलेगा, और वो ऑर्डर पास किया 19/24। अभी मैं प्रॉपर ऑफिसर के पास गया और उनको बोला, ओ प्रॉपर ऑफिसर, आप जो बोल रहे थे रिफंड नहीं मिलेगा, अभी चलो रिफंड दो। तो उन्होंने बोला पहला एप्लीकेशन कर। मैंने बोला क्या किया था ना एप्लीकेशन? उन्होंने बोला वो नहीं चलेगा, जब भी ऑर्डर है ना नया, नया ऑर्डर के बाद वापस मुझे एप्लीकेशन करना पड़ेगा, उसके बाद उनको वापस 60 डेज मिलेंगे टू मेक अ पेमेंट विदाउट इंटरेस्ट। और वो अगर उन्होंने पे नहीं किया तो
9% पर annum के हिसाब से वो इंटरेस्ट की पेमेंट करके मुझे रिफंड दे दे। भैया पूरा गवर्नमेंट का खेल है भैया, बाबू भैया। कभी कभी क्या करते हैं वो लोग, रिफंड विथहोल्ड करते हैं। विथहोल्ड मतलब देते ही नहीं है, एकदम सिंपल बात है, ऐसे बहुत बार होता है, एंड इज वेरी कॉमन प्रैक्टिकली कि विथहोल्डिंग ऑफ रिफंड और डिडक्ट फ्रॉम द डिमांड पेबल। इसका मतलब क्या, वेयर एनी रिफंड इज ड्यू in case of zero rated supply to registered person, proper officer can withhold if the return is not filed. Until such return is filed, they can withhold this amount. तो रिटर्न नहीं फाइल किया तो रिटर्न भर, उसके बाद मैं तुझे रिफंड दे दूंगा, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल यू आर लायबल टू पे सर्टेन अमाउंट टू द गवर्नमेंट फॉर सम प्रीवियस ईयर्स, गवर्नमेंट बोलेगा भाई रिफंड नहीं दूंगा, मैं वो साल से एडजस्ट कर लूंगा, बराबर। और मैक्सिमम केसेस में यही होता है। इफ एनी प्रीवियस टैक्स इज ड्यू एंड ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द अपील इज ऑल्सो ओवर, तू अपील भी फाइल नहीं किया तूने, तेरे पे लाइबिलिटी आया था, तूने लाइबिलिटी पे नहीं किया, तूने अपील करने के लिए 3 महीने देते वो भी तूने अपील नहीं किया, इसका मतलब यू हैव एक्सेप्टेड दैट, इसका मतलब तेरा लाइबिलिटी है। अगर तेरा लाइबिलिटी है तो उसके अगेंस्ट में क्या कर रहा हूं, सेटल कर रहा हूं। तो ही कैन, मतलब पीओ कैन सेटल द रिफंड अगेंस्ट सच डिमांड। सिंपल एकदम, ओके। अभी विथहोल्डिंग ऑफ रिफंड टिल द डिस्पोजल ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर डिस्पोजल, ओके। अभी एग्जांपल लेते हैं, एक रजिस्टर्ड पर्सन है, एक प्रॉपर ऑफिसर है, कुछ ऑर्डर पास किया और रिफंड आना चाहिए, बराबर, रिफंड आना चाहिए। कमिश्नर बोलता है कि नहीं 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 नहीं, मुझे लगता है कि ये जो ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर बराबर नहीं है, ये बोल रहा है कि ये जो ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर बराबर नहीं है, रिफंड नहीं आना चाहिए। तो मैंने बोला यार माँ कसम, वो बोल रहा है रिफंड है, वो बोल रहा है भाई, कमिश्नर बोल रहा है मैं बॉस हूँ, मैं बॉस हूँ उसका। मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ये कमिश्नर ने अपील फाइल किया, या कमिश्नर ने अपील फाइल किया। अपील फाइल करने के बाद जिधर भी अपील फाइल किया, उन्होंने भी बोल दिया कि ये रिफंड होना चाहिए। पर उसने और अपील फाइल किया ऊपर ट्रिब्यूनल के पास, और ट्रिब्यूनल ने भी ऑर्डर पास किया, फेवरेबल ऑर्डर मेरे केस में पास किया कि मुझे रिफंड मिलना चाहिए। तो जब तक वो अपील नहीं होता ना, तब तक प्रॉपर ऑफिसर मुझे रिफंड नहीं देगा, अपील जब तक डिस्पोज ऑफ नहीं होता, बिकॉज इट इज देयर इन द कोर्ट ना। सो प्रॉपर ऑफिसर पास्ट एन ऑर्डर स्टेटिंग द रिफंड। कमिश्नर को चुगली है, कमिश्नर बोला कि दैट सच रिफंड ऑर्डर इज नॉट प्रॉपर एंड रिफंड शुड नॉट बी गिवन टू रजिस्टर्ड पर्सन, बराबर। देन द कमिश्नर डायरेक्ट्स द प्रॉपर ऑफिसर टू फाइल अपील टू द हायर अथॉरिटीज। तो जब तक वो हायर अथॉरिटी जो भी अपील फाइल किया है, जब तक वो डिस्पोजल नहीं होता, तब तक प्रॉपर ऑफिसर रिलीज नहीं करेगा रिफंड टू द रजिस्टर्ड पर्सन। समझा कि नहीं? सो इंटरेस्ट कितना लगेगा डिले हुआ तो 6% पर आना, ठीक है। रिफंड टू यूएन बॉडीज, यूएन बॉडीज को क्यों रिफंड मिलता है? उनके आउटवर्ड सप्लाई पे तो जीएसटी नहीं लगता है, उनके इनवर्ड सप्लाई पे जो भी उन्होंने जीएसटी पे किया होगा उसको उन्हें रिफंड मिलता है। वो रिफंड उनको कौन से इसमें मिलेगा, फॉर्म में मिलेगा? एप्लीकेशन उनको पहले करना पड़ता है आरएफडी 10 के अंदर, बराबर। उनको एवरी क्वार्टर बताना पड़ता है गवर्नमेंट को रिगार्डिंग दिस इनवर्ड सप्लाई के टैक्सेस, और वो किधर बताना पड़ता है? जीएसटीआर 11 में। आरएफडी 10 एवरी क्वार्टर बताओ, इनवर्ड सप्लाई का इंफॉर्मेशन दे दो इन जीएसटीआर 11। इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग टैक्स इनवॉइस। अभी देखो इसके थोड़े कंडीशंस है कि कभी कभी उनको रिफंड मिलेगा। नंबर 1, इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग टैक्स इनवॉइस, मतलब जो इनवर्ड सप्लाई हुआ है वो एक जिससे हुआ है उनके पास, जिससे हुआ है उसके टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, ठीक। सच इनवॉइस शुड मेंशन माय जीएसटी आईएन और यूआईएन, बराबर, यूआईएन मिलता है उनको, ठीक। अगर यूआईएन मेंशन नहीं होगा, ही कैन स्टिल गेट अ रिफंड, अगर वो जो इनवॉइस है ना, वो इनवॉइस एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ने अटेस्ट किया हुआ है, राइट। एंड सच इनवॉइस टू बी सबमिटेड along with the refund application। refund application में सबसे पहले तो इनवॉइस डालना चाहिए जिसमें मेरा यूएन है, पर मेरा अगर यूएन मेंशन नहीं होगा तो आई कैन स्टिल गेट अ रिफंड। जो इनवॉइस है वो इनवॉइस में मैंने अटेस्टेशन करना चाहिए बाय द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, ओके। उसके बाद when to apply for refund, within already डिस्कस किया हम लोग ने, within 2 years from the last day of the quarter in which such supply was received। ये relevant डेट के आगे 2 साल, ओके। और एक पॉइंट है, रिफंड बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन। सर क्या बात कर रहे हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन कैसे रिफंड ले सकता है? देखो हो सकता है, यूजुअली हैपेंस इन रियल एस्टेट सेक्टर। कभी होता है ये कि मैंने बिल्डर को अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का पैसा दिया, अंडर कंस्ट्रक्शन बुक किया था मैंने, तो मैंने बुक किया 1 करोड़ रुपीस, उस पर जीएसटी उसने चार्ज किया, ठीक है। पर डिले हुआ कंस्ट्रक्शन में, इसके वजह से क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया,
अभी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है, बिल्डर ने पैसा लेके रखा है, अभी पैसा उसको वापस देना पड़ेगा। यस, तो बिल्डर के पास क्या-क्या ऑप्शंस है? पैसा तो वापस देगा ही अलोंग विद जीएसटी, और उसके पास अभी 2 ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर 1, ही कैन गिव अ क्रेडिट नोट। ही कैन गिव अ क्रेडिट नोट टू द पर्सन, यूआरपी, बराबर, क्योंकि उसने गवर्नमेंट को पे किया होगा बिल्डर ने लेके, बराबर। तो क्रेडिट नोट देना पड़ेगा स्टेटिंग दैट कि भाई मैंने भले सर्विस सर्विस के लिए पैसा लिया था पर सर्विस दिया ही नहीं, इसकी वजह से मैं क्रेडिट नोट इशू कर रहा हूँ। उसका टाइम लिमिट क्या है? 30th नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। दूसरा, रूल नंबर 89(2 विल बी एप्लीकेबल इफ टाइम लिमिट फॉर इशूइंग द क्रेडिट नोट इज एक्सपायर्ड। अगर क्रेडिट नोट देने का टाइम लिमिट चला गया तो रूल नंबर 89(2 एप्लीकेबल होगा। और वो रूल नंबर 89(2 क्या बोलता है? तो वो बोल रहा है कि देखो, और सेक्शन 54 में भी बोल के रखा है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन क्लेम फॉर अ रिफंड। अभी प्रोसेस क्या है अनरजिस्टर्ड पर्सन का रिफंड मांगने के लिए? पहले अनरजिस्टर्ड पर्सन अप्लाई करेगा फॉर टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, वो टेम्पररी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन ले लेगा। ही विल अप्लाई फॉर रिफंड विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ लेटर ऑफ कैंसिलेशन, कि कैंसिल हो गया, विद इन 2 years वो अप्लाई करेगा। नो नीड टू गिव एनी CA/CMA certificate even though the value exceeds 2 lakhs, even though the refund amount exceeds 2 lakh, यूजुअली हम लोगों को लगता है सर्टिफिकेट, बट इधर इनको नहीं लगेगा। एंड सर्टिफिकेट ऑफ बिल्डर नीड्स टू बी ऑब्टेन्ड। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी क्या मिल सकता है दोस्तों? रिफंड मिल सकता है। सुपर। अभी लास्ट पॉइंट चालू करते हैं। अभी दीज आर द क्लैरिफिकेशंस। अपना चैप्टर तो कंप्लीट हुआ पर थोड़े क्लैरिफिकेशंस है। क्या बोला उन्होंने कि स्पेशलाइज्ड एजेंसीज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 55 एंटाइटल्ड टू रिफंड ऑफ IGST ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जो हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया कि अगर उन्होंने इंपोर्ट ऑफ गुड्स के टाइम पे जो भी IGST पे किया होगा उसको क्या मिलेगा? उनको रिफंड मिल जाएगा। यूएन बॉडीज का बात कर रहा हूं। यूएन बॉडीज में अगर कुछ भी इंपोर्ट किया होगा, सर्विस गुड्स इंपोर्ट किए होंगे, उस पर जो भी IGST पे किया होगा उसका उनको रिफंड मिल जाएगा। बराबर है? ओके। दूसरा, देखो क्या करता हूं मैं, आई टेक द गुड्स आउटसाइड इंडिया फॉर सेलिंग, पर जब भी मैं गुड्स आउटसाइड इंडिया लेके जा रहा हूं तभी मैं GST नहीं भरता हूं, बिकॉज मुझे मालूम नहीं है कि कितना सप्लाई होने वाला है, कितना सप्लाई नहीं होने वाला। तो गवर्नमेंट बोल रहा है ठीक है, तो अगर लेके जा रहा ना, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। तो 6 महीने के अंदर प्लीज लेके आना गुड्स, अगर नहीं बिके तो। अगर 6 महीने के अंदर तूने गुड्स वापस नहीं लाए, देन इन दैट केस हम लोग अज्यूम कर देंगे तूने गुड्स बेच दिए। अभी इसका मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा। मैं गुड्स तो बाहर लेके गया विदाउट पेमेंट ऑफ GST। अभी क्या हुआ, सेल नहीं हुआ और मैंने गुड्स वापस ले लिए। तो ये जीरो रेटेड सप्लाई है क्या? नहीं, मैंने वापस लाए गुड्स। तो जीरो रेटेड सप्लाई नहीं है तो रिफंड का तो बात ही नहीं। ओके। अगर मैंने अगर मैंने क्या किया, गुड्स तो बाहर लेके गया था, बराबर, बट आई डिड नॉट ब्रिंग द गुड्स बैक विद इन 6 months फ्रॉम रिमूवल। रिमूवल से विद इन 6 months मैंने गुड्स वापस नहीं लाए। गवर्नमेंट क्या बोलने वाला है? भाई डीम्ड सेल है। गवर्नमेंट बोल रहा है भाई तुम लोगों को बताया नहीं, हम लोगों को बताया नहीं। तो ये जब भी डीम्ड सेल होता है ना, तभी रिफंड नहीं मिलता है। डीम्ड सेल पे कभी भी रिफंड नहीं मिलेगा, बराबर। बट अगर मैंने एक्चुअली सेल कर दिया विद इन 6 months तो वो जीरो रेटेड सप्लाई माना जाएगा एंड उसका रिफंड मिल जाएगा। आई होप यू आर क्लियर विद दिस पार्ट। मस्त एकदम। ओके। उसके बाद छोटा सा क्लैरिफिकेशन है कि क्लैरिफिकेशन विद रिगार्ड टू रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रेजर। ये हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया है कि उसके लिए कुछ भी टाइम लिमिट नहीं होता है रिफंड क्लेम करने के लिए, कभी भी कर सकता हूं मैं। ओके। ये किसको पैसा मिलेगा? ये पैसा क्लेमेंट को मिलेगा। ये क्लेमेंट को मिलेगा। नो सर्टिफिकेट ऑफ डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश दैट देयर इज नो अनजस्ट एनरिचमेंट। नाउ व्हाट इज अनजस्ट एनरिचमेंट, नीचे हम लोग बात करेंगे। और इसमें TDS or TCS deposited in electronic cash ledger can be refunded as excess balance in electronic cash ledger। वो भी मैं क्या कर सकता हूँ, रिफंड दे सकता हूँ। ठीक है। और एक पॉइंट है, कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उनका एक सुपर मार्केट जैसा होता है कि जो आर्मी पर्सनल है दे गो देयर एंड शॉप। अभी ये जो होते हैं ये सब्सिडाइज रेट पे आगे जाके बेचते हैं, बट उनको बेचने के लिए परचेज तो करना पड़ेगा कि नहीं? यस। अभी ये जो परचेज करते हैं, गवर्नमेंट बोल रहा है कि भाई देख, कोई केस में जो भी यू आर परचेसिंग, परचेसिंग पे जो भी इनपुट्स है ना, इनपुट्स उस पे 50% फ्लैट रिफंड दे देंगे हम। क्या कर देंगे? 50% फ्लैट रिफंड दे देंगे। एंड CSD होता क्या है? कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट। किसके लिए होता है? कौन करता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑर्गेनाइज करता है। ऑर्गेनाइज मतलब एस्टेब्लिश करता है। तो रिफंड CSD को कितना मिलेगा? 50% ऑफ द इनपुट्स ओनली। सो इधर मैंने इनपुट सर्विस भी लिया है, इनपुट्स भी लिया, तो इनपुट्स कितना है? 10 लाख। तो 10 लाख का 50% मतलब 5 लाख का रिफंड मिल जाएगा। और देयर इज वन मोर पॉइंट, दैट इज अनजस्ट एनरिचमेंट। अनजस्ट एनरिचमेंट मतलब क्या? देयर इज वन पर्सन हियर
हुआ क्या कि उसने सप्लाई किया और इसने पैसा दिया 10 लाख प्लस 1 लाख। ये जो पर्सन था इसने गवर्नमेंट को जाके पैसा दे दिया, कौन सा, 1 लाख का जीएसटी का। अभी बाद में समझा कि पैसा नहीं चार्ज करना चाहिए था। नाउ कहने से ये 1 लाख रुपए का रिफंड होना चाहिए। नाउ ये सप्लायर गया गवर्नमेंट के पास और बोलता है कि 1 लाख का रिफंड चाहिए। नाउ डू यू थिंक ये सप्लायर ने जीएसटी पे किया है? ये पे तो किया है, पर बर्डन सप्लायर का था क्या? नहीं, ये बर्डन किसका था? रेसिपिएंट का था। सो डोंट यू थिंक ये रेसिपिएंट को जीएसटी मिलना, रिफंड मिलना चाहिए? यस, ये रेसिपिएंट को रिफंड मिलना चाहिए। तो दे दो ना सर रिफंड। नहीं, क्यों नहीं? बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसने वही गुड्स आगे बेचे होंगे, तो एक्चुअली बर्डन तो इसने भी नहीं लिया है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करे? तो इसके वजह से गवर्नमेंट बोल रहा है देखो, हम लोग क्या करेंगे, वो जो पैसा होगा ना, हम लोग कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डालेंगे, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में, और कंज्यूमर के अच्छे के लिए हम लोग यूज करेंगे, बराबर है। बट देर आर सर्टन केसेस जिसपे उन्होंने बोला है, और इसको बोलते हैं अनजस्ट एनरिचमेंट। अनजस्ट एनरिचमेंट मतलब कहना से, गवर्नमेंट ने अगर सप्लायर को पैसा दिया तो इट विल बी नॉट राइट एथिकली, बिकॉज जो सप्लायर है उसने बेयर किया ही नहीं बर्डन। तो अनजस्ट किसके साथ नहीं होने देंगे, मतलब एक्चुअली बर्डन इसने बेयर किया पर पैसा इसको गया, ये अनजस्ट चीज किसी के साथ नहीं होने देंगे। एंड दैट्स व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट केम, और उन्होंने बोला हम लोग किधर डाल देंगे, किधर, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में वो पैसा डाल देंगे। बट कभी कभी क्या होता है, कभी कभी सप्लायर जो होता है ना, वो जाके प्रूव करता है कि ये देखो, ये मैंने ही वो बर्डन लिया था, प्लीज मुझे पैसा दे देना, बराबर। और अगर 2 लाख के ऊपर रिफंड होगा तो मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट लगेगा। ओके, तो मुझे क्वेश्चन है कि दे विल गिव यू सम दे विल गिव यू वन क्वेश्चन जिसमें बोलेंगे व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू अनजस्ट एनरिचमेंट। तो तुम लोगों को आंसर्स लिखने हैं और बोलना है कि जो क्लेमेंट होगा ना, क्लेमेंट को ही पैसा मिलेगा। कौन से केस में? जो मैं हाईलाइट किया उतना ही देखना। रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर मैंने एक्सपोर्ट पे टैक्स पे किया होगा तो मुझे क्या मिलेगा, उसका रिफंड मिलेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैंने एक्सपोर्ट किया है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, पर वो जो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है, केस नंबर 2, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है, उसका मैं क्या करूंगा, रिफंड ले सकता हूं, ये मुझे ही रिफंड मिलेगा। तीसरा, मैंने टैक्स तो पे किया है पर मैंने सप्लाई ही नहीं किया उसका, टैक्स पे किया पर उसका सप्लाई नहीं किया था, और इनवॉइस रेज नहीं किया था, और मे बी रिफंड वाउचर दिया था, तो वो जो पैसा होगा जो मैंने दे दिया ऑलरेडी, प्लीज मुझे वापस दे दे, बिकॉज मैंने सप्लाई ही नहीं किया अब तक, पर मैंने टैक्स दे दिया। अगर मैंने टैक्स रॉन्गली कलेक्ट करके पे कर दिया तो भी मुझे ही पैसा मिल जाएगा रिफंड का। अंडरस्टैंडिंग? और अदर एनी अदर केस, अगर सप्लायर ने प्रूव किया कि मैंने ही बर्डन लिया है, देन इन दैट केस अमाउंट विल बी पेड टू द सप्लायर, दैट इज एप्लीकेंट ओनली। And this is your entire chapter of refunds under GST. I hope that you are absolutely clear with the things which we discussed. जो 2 फॉर्मूले हम लोग ने देखे, बहुत आराम से मैंने एक एक तोड़ तोड़ के सिखाया और लॉजिकली सिखाया, जितना करना चाहिए। और इसके बाद अगर तुम लोग ने क्वेश्चंस किए ना, आई एम प्रिटी श्योर दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। और अगर तुम लोग किधर भी अटके ना, एक बार सिर्फ ये लेक्चर चालू करना, 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा होगा, तुम लोगों का रिफंड्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर तुम लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक बार लाइक बटन दबा देना। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट अ सब्सक्राइब बटन। और अगर आपको जेन्युइनली ये वीडियो से हेल्प हुई होगी, देन इन दैट केस प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में आपके रिव्यूज दे देना, बिकॉज कमेंट सेक्शन देखने के बाद और तुम लोगों के रिव्यूज देखने के बाद ऐसा लगता है यस, वॉट एवर वी आर डूइंग इज राइट एंड वी आर ऑन अ राइट ट्रैक। यस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ऐसे बहुत सारे रिवीजन लेक्चर्स में बनाते रहूंगा, और ऑलरेडी बना दिया है तो प्लीज एक बार फाइनल का प्लेलिस्ट चेक करना। एंड और एक चीज बताना चाहता हूं कि मेरा माय प्रैक्टिस बैच फॉर आईडीटी इज ऑन। वो प्रैक्टिस बैच में हम लोग कॉन्सेप्ट्स भी करते हैं और उसके साथ साथ रिलेटेड क्वेश्चंस राइटिंग में प्रैक्टिस करते हैं। राइटिंग में लिटरली मैं लिखता हूं तुम लोगों के साथ, सो दैट तुम लोग यू आर जस्ट रेडी फॉर द एग्जाम्स, एंड दिस इज द पेपर वेयर वी कैन स्कोर 70+ in your final examination. And let's try to do everything which is possible. I am going to do everything which is possible from my end. I hope that you are also doing the same thing. That's it for today. This is Yamit Majan. I will see you in the next video. Till then, bye bye. See you and take care. Bye bye.